हेलो एवरीवन, माय नेम इज तरुण सिंह चुफाल एंड वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। तो आज इस वीडियो में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा करने वाले हैं, उसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे और एक्सरसाइज वाइज कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लूंगा जिनको कि प्रैक्टिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उनका सॉल्यूशन कैसे करना है। बट वेक्टर अलजेब्रा शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। यानी कि जो भी चीज़ मैं रिवाइज करवाऊंगा और कहूँगा कि ये बेसिक पोर्शन है, इसे करना ही करना है, तो आपको वो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि होता क्या है, वेक्टर अलजेब्रा थोड़ा सा क्या लगता है, टफ लगता है बच्चों को। वो रीज़न इस वजह से क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दिया रहता है। फॉर एग्जाम्पल की डायरेक्शन कोसाइन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, या फिर पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डायरेक्टेड लाइन का क्या मतलब रहता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक पोर्शन होती हैं, कैसे उसका सिंबल यूज़ किया जाता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसका क्या सिंबल होता है। अगर ये सारी डिटेलिंग पे आप ध्यान दोगे तो क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो वही चीज़ों का ध्यान देना है। मैं यहाँ पे एक एक चीज़ बताऊँगा, रिवीजन करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से और क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। वेक्टर की डेफिनेशन क्या कहती है, आपको मालूम है वेक्टर का मतलब रहता है कि जिसका मैग्नीट्यूड हो और साथ के साथ हमें डायरेक्शन देखने को मिली। ये तो हमारे पास फिजिक्स की लैंग्वेज होगी, बट हमें मैथमेटिकली यहाँ पे काम करना है, कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी नोटेशंस की, यानी कि क्या डिनोट करने का तरीका रहता है, एक्चुअल मीनिंग क्या रहता है, या फिर हम उसको कैसे एक ग्राफ की फॉर्म में या फिर डायग्राम की फॉर्म में समझ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। पहला पॉइंट मैंने लिखा है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। लाइन का मतलब हमें पता है, उसका एक ना स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना एंडिंग, वो चलते रहता है, वो सिंपल लाइन कहलाती है। लाइन सेगमेंट का क्या मतलब होता है, अगर मैंने उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाया है तो उसका कुछ ना कुछ एंडिंग पॉइंट जरूर होगा, यानी कि मुझे मैग्नीट्यूड देखने को मिलेगा। मैग्नीट्यूड का मतलब यही होता है कि वो जो लाइन मैंने बनाई है, लाइन सेगमेंट मैंने बनाया, उसकी लेंथ कितनी है। तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि इसकी लेंथ, ये जो सेगमेंट मैंने बनाया है 4 सेंटीमीटर का है, तो ये क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब यहाँ पे लिखा है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगी, ये यानी कि मैंने इसकी डायरेक्शन दे दी, मैंने कहा कि ये इस तरफ जाएगा और साथ के साथ इसका स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट जहाँ पे खत्म हो रहा है, दोनों के दोनों देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ लेंथ है। लेंथ है तो यानी कि ये मुझे क्या दे रहा होगा, एक तो मैग्नीट्यूड ला के दे रहा होगा और साथ के साथ डायरेक्शन तो देखने को मिल ही रही है। तो यानी कि ये क्या है, एक वेक्टर है। तो वेक्टर की अगर डेफिनेशन देखी जाए, वो कहता है क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो सिंपल सी चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। हो सकता है ये 1 मार्क्स में डायरेक्ट पूछ दिया जाए, आपको कुछ एग्जांपल दे दे कि डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वर्क, टाइम वगैरह बताओ कि वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, स्केलर का क्या मतलब होता है, जिसमें सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड देखने को मिले। जैसे कि ये है, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी थी, मैंने इसको डायरेक्शन नहीं दी, मैंने सिर्फ बताया कि ये 4 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर में अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखता है, वो सब स्केलर क्वांटिटीज होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास है टाइम, जहाँ पे भी स्केलर होगा मैं वहाँ पे एस लिखूंगा। तो टाइम क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ और मैं घड़ी में टाइम देखूँ तो कुछ और टाइम बताए, फिर इस डायरेक्शन में जाऊँगा तो कुछ और टाइम बताए, ऐसा नहीं होने वाला। सिर्फ हमें देगा मैग्नीट्यूड, यानी कि नंबर्स ला के देगा, अभी इतना टाइम हो रहा है, अभी इतना टाइम हो रहा है, उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। तो यानी कि टाइम क्या है, हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ डिस्टेंस पे। डिस्टेंस हमें मालूम है, अगर मैं यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, इसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ पे मान लो O है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैं A पे गया, फिर मैं B पॉइंट पे गया, तो ये जो डिस्टेंस मैंने कवर करी, मैं कहूँगा कि डिस्टेंस बताओ कितनी होगी, तो आप कहोगे कि आपने डिस्टेंस कवर करी OA प्लस AB। सिंपल सी क्या है, लेंथ बता रहे हो। तो ये अगेन डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब डिस्प्लेसमेंट समझ लो। डिस्प्लेसमेंट का क्या समझ है, डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, जो फिजिक्स बैकग्राउंड से है उनको पता होगा, बट जो अदर बैकग्राउंड से है तो बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, अगेन इसी डायग्राम पे आओ। डिस्प्लेसमेंट का ये मतलब है, जैसे कि मैं ट्रैवल करा, O से लेकर कहाँ तक गया, B तक गया। ठीक हो गया। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ जो कि स्टार्टिंग पॉइंट O से शुरू होगा और एंड होगा B पे जाके, तो आप सिंपल कह सकते हो कि O से होते हुए आप इस तरीके का एक वेक्टर फॉर्म कर दीजिए, तो हो गया वेक्टर। वेक्टर क्या है, इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, डायरेक्शन के साथ साथ ये खत्म भी हो रहा है, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक टर्मिनल पॉइंट है, तो क्या हो गया, एक वेक्टर हो गया। और यही होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं पूछूं इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप कहोगे OB वेक्टर। इस तरीके से इसका डिनोट करने का तरीका होता है। O का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, B का मतलब एंडिंग पॉइंट, तो हम उसे लिख रहे होते हैं OB वेक्टर से। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करी जाए तो उसकी कुछ डेफिनेशन इस तरीके की रहती है कि स्टार्टिंग और टर्मिनल जो भी हमारे पास पॉइंट है, उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो रहता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, और वहाँ पे हमें वेक्टर देखने को मिलता है। तो ये क्या हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बातों में फर्क है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बातों में फर्क है।
आखिरी के दो कर लेते हैं। एक्सेलरेशन है, वर्क है। एक्सेलरेशन सिंपल सी चीज़ है, एक्सेलरेट करवाना। आप बाइक में क्या करते हो, एक्सेलरेशन देते हो तो वो भागती है आगे की तरफ, तो यानी कि आपने कुछ एक्सेलरेट करा और डायरेक्शन में जा रहा है, और साथ के साथ आपको स्पीड भी देखने को मिल रही है, तो मैग्नीट्यूड भी है और कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी है। तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क डन, वर्क क्या होता है, इसका फॉर्मूला रहता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट अभी अभी हमने देखा वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट कर लेना, जो फोर्स है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे है, आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, एक वो होती है, यूनिट होती है, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। मैंने पूछा किस डायरेक्शन में लगाया, इस डायरेक्शन में लगाया, सामने लगाया, तो यानी कि डायरेक्शन का यूज होना है फोर्स के केस में। तो ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, तो वर्क भी क्या रहेगा, वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। तो मैं यहाँ पे सबके नीचे वी और वी और वी लगा देता हूँ। तो अगर इनमें से कोई भी एग्जाम्पल बना, आप रिलेट करके बता सकते हो अच्छे से, विद अंडरस्टैंडिंग, विद कॉन्सेप्ट कि कौन वेक्टर है कौन स्केलर है, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। अब अगला डिनोट करने का तरीका, यानी कि वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे एक वेक्टर बनाया था, अगर मैं दो तरीके मेरे पास, इस स्टार्टिंग पॉइंट को ए कह देता हूँ और इस टर्मिनल पॉइंट को बी कह देता हूँ। अगर मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में डिनोट करवाना है तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, यानी ए बी वेक्टर। या फिर अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं इस पूरे एक वेक्टर का नाम दे दूंगा स्मॉल ए वेक्टर से, तो इसका दूसरा तरीका हो जाएगा कुछ इस तरीके का। या फिर आप कुछ और अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो, बट स्मॉल लेना और ऊपर से वेक्टर का सिंबल ज़रूर बनाना। तो ये हो गया डिनोट करने का तरीका। अच्छा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे कि मैंने बताया आपको कि कहाँ से कहाँ तक लेंथ कितनी है उसकी। जैसे ये वेक्टर है, अगर मैं कहता हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास 6 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, मैं इसको डिनोट करूँगा कुछ ऐसे, ए बी वैक्टर, और इस तरीके से बाहर से दोनों साइड से बार लगाए। ये मॉडुलस नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है, वेक्टर की बात चल रही है। तो ए बी वैक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अगर आपको यूनिट भी गिवन है तो यहाँ पे गिवन है, ऐसे लिख सकते हो, या फिर स्मॉल ए वैक्टर में इस तरीके से 6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड। तो ये तरीका होता है डिनोट करने का। तो ये सबसे बेसिक पार्ट है। अगर ये चीज़ समझ में आती है तो आगे जितनी भी थ्योरी में बताने वाला हूँ सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो इसे नोट करो, आगे मैं और चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि डायरेक्शन कोसाइन हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, वो सारी चीज़ें देख। तो नेक्स्ट दो टॉपिक है हमारे पास, पोजीशन वेक्टर और डायरेक्शन कोसाइंस। बहुत अच्छी तरीके से समझना है इस चीज़ को, बार बार यूज़ होता है क्वेश्चन में। अब देखना, मान लो ये मेरे पास एक 3D प्लेन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये चीज़ आपने पढ़ी है क्लास 11th में, 12th में तो 3D का पूरा चैप्टर है। यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, कोई भी जनरल सा पी पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया, जिसका एक्स वाई जेड इस तरीके से लिखा जाएगा। पोजीशन वेक्टर का ध्यान देना, क्या मतलब होता है पोजीशन वेक्टर का, हमेशा ये मतलब होता है कि जो भी मेरे पास पी पॉइंट गिवन रहेगा पूरे के पूरे 3D प्लेन में, उसका अगर मैं ओरिजिन के साथ इस तरीके से एक वेक्टर ड्रॉ करवा दूँ। ये वेक्टर का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है ओ, टर्मिनल पॉइंट क्या है, पी है, यानी कि ये बन गया एक वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड देखने को मिलेगा। तो यही हमारा क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो कोई भी पॉइंट दे दुनिया का, उसका ओरिजिन के साथ मीट करवाओ, जो भी वेक्टर बनेगा वो होगा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को लिखने का एक शॉर्ट तरीका ये रहता है, यानी कि अगर मैं इसको सिंबॉलिकली लिखूं तो ओ पी वेक्टर का नाम दे सकता हूं। दूसरा एक और तरीका होता है इस तरीके से, आर वेक्टर, इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। अभी फिलहाल मैं इसके कंपोनेंट्स नहीं लिखा रहा हूँ। आपने ध्यान दिया होगा कि आप आई कैप, जे कैप, के कैप की फॉर्म में क्या कर रहे होते हो, वेक्टर को लिख रहे होते हो। वो चीज़ अभी नहीं आई है तो मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, वो एक्सरसाइज 1 में नहीं है, दूसरी एक्सरसाइज में इंट्रोड्यूस्ड है, तो वहाँ पे उन चीज़ों को देखेंगे। अभी जस्ट ये समझो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, कैसे उसे हम सिंबॉलिकली लिख रहे होते हैं, तो इस तरीके से लिखना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं इनका मैग्नीट्यूड अगर मैं कहूँ तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओपी वेक्टर बाहर से बाहर इस तरीके से लगाएंगे, इज इक्वल्स टू आर वेक्टर बाहर से बाहर इस तरीके से लगा दिया, ये हो जाएगा मेरे पास मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हो, समझो, ये पी पॉइंट है, एक्स वाई जेड है, कोऑर्डिनेट गिवन है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन का क्या होता है, 0,0,0 होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर, सिंपल प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है और कुछ नहीं करा है, तो ये क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा, यानी कि ये जो वेक्टर है कितनी लेंथ का है। तो यानी कि अगर आपके पास कोई भी पॉइंट दे दुनिया का, आपसे पूछा जाए पोजीशन वेक्टर क्या है, तो इस तरीके का डायग्राम बनाओगे। फिर अगर पूछता है कि उसका मैग्नीट्यूड बताओ तो इस तरीके से आप उसे लिख रहे होगे, ठीक हो गया। इतना काफ़ी है अभी फिलहाल पोजीशन वेक्टर के लिए। दूसरी बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के लिए। अब देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन का क्या मतलब होता है। हमने पी पॉइंट बना दिया, यानी कि पी पॉइंट को लेते हुए पोजीशन वेक्टर बना लिया, ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ कि ये वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल बनाया अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बनाया एक एंगल बीटा, और जेड एक्सिस के साथ बनाया एक एंगल गामा। अल्फा बीटा गामा एंगल्स के नाम हैं। एंगल कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये जो ओपी वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ मान लेते हैं 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, वाई एक्सिस के साथ 60 बना सकता है, जेड एक्सिस के साथ कुछ और बना सकता है। तो उनकी वैल्यू वो डिग्री में जो मिल रहा है वो अल्फा बीटा और गामा है।
अब कुछ बच्चे इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन का मतलब सिर्फ ये है अल्फा बीटा गामा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही अल्फा बीटा गामा की जब हम कोसाइन्स वैल्यू निकालते हैं, यानी कि कॉस अल्फा निकालोगे, कॉस बीटा निकालोगे, कॉस गामा निकालोगे, वो होता है डायरेक्शन कोसाइन। ये अल्फा बीटा गामा तो जस्ट स्केलर है, डिग्री बताएगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उसको लाकर आप यहाँ रखोगे तब जाके आपको डायरेक्शन कोसाइन्स मिलेंगे, यानी कि कोसाइन वैल्यू। अच्छा, इनको डिनोट करने का तरीका होता है एल। एल, एम और एन, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। एल, एम, एन का मतलब बस ये है कि जो डायरेक्शन कोसाइन्स हैं उनकी वैल्यू क्या क्या मिल रही है, यानी कुल मिला के डायरेक्शन कोसाइन्स को हम एल, एम और एन से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एक और कंडीशन है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा मिलेगा 1 के इक्वल। इसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में, यहाँ पे नहीं तो 3D में ज़रूर यूज़ होता है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना। तो जहाँ तक है आपको पोजीशन वेक्टर क्लियर होगा, डायरेक्शन कोसाइन्स क्लियर होंगे। अगर इसमें कुछ और टॉपिक छूटता है तो मैं वो कवर करवा दूंगा, बट अभी फिलहाल आपके समझने के लिए बस इतनी चीज़ें। आगे मैं बताता हूँ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। वहाँ से हमारे पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो ज़रूर बन सकता है MCQ टाइप में, तो इसे नोट करो, इसके बाद वही करवाता हूँ। इसका आखिरी जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितनी भी डेफिनेशन है उसको अच्छे से समझना, क्योंकि इससे रिलेटेड 1 या 2 मार्क्स से क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी मैं करवाने वाला हूँ। तो जीरो वेक्टर देखते हैं। जीरो वेक्टर का सिंबल ये रहेगा, जीरो, फिर ऊपर से वेक्टर बना दिया। जीरो वेक्टर का बस इतना सा मतलब है कि जो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट है, ऐसे कोई वेक्टर्स है जिनका जहाँ से वो शुरू हो रहा है फिर वहीं पे जाके खत्म हो जा रहा है, वो सारे वेक्टर्स जीरो वेक्टर कहलाते हैं, क्योंकि उनका सम करने पे आंसर जीरो मिल रहा होता है। सिंपल सी चीज़ है। दूसरा है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में कोई भी हमें वेक्टर दे, उसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड हमने देखा हुआ था अंडर रूट वगैरह करके, अभी अभी पोजीशन वेक्टर वाली चीज़ में मैग्नीट्यूड निकालना बताया था, वही सेम चीज़ करनी होती है। अगर मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1 आ गया, तो वो सारे वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाएंगे। अभी क्वेश्चन में भी अप्लाई करके बताऊंगा। फिर आते हैं कोइनिशियल वेक्टर्स। कोइनिशियल वेक्टर यानी कि जिनका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, कॉमन है, तो वो सारे हमारे कोइनिशियल वेक्टर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 2 वेक्टर बनाए, मान लेते हैं एक ये जा रहा है और एक इस तरीके से जा रहा है, तो दोनों का इनिशियल पॉइंट जहाँ से निकल रहे हैं वो सेम है, तो सिंपल सी चीज़ है। कोलिनियर बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना। यहाँ पर मिस्टेक करते हैं बच्चे। क्या कहता है कि कोई दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं एक किसी सेम लाइन के, यानी कि लाइन सेम रहनी चाहिए दोनों के लिए, और उसके अगर वो पैरेलल जा रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, पैरेलल टू सम अनदर लाइन, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, वेक्टर कोलिनियर कहलाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाए 2 वेक्टर्स, ये इस तरीके से जा रहे हैं। अब ये पैरेलल लग रहे हैं हमें, ठीक है, पैरेलल हैं भी, और इनकी डायरेक्शन भी सेम रखी है, बट मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, एक लाइन बनाऊंगा जो दोनों के पैरेलल जा रही है, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं एक तीसरी लाइन बनाई गई है, तो यानी ये दोनों के दोनों क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। अच्छा, कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है। मैंने एक ये वेक्टर बनाया, इसका नाम दे देता हूँ ये, और इसके जस्ट आगे होते हुए एक और वेक्टर बना दिया, बी वेक्टर। अब यहाँ पे हो सकता है कि आप ये समझो कि इन दोनों को पैरेलल होना था, बट ऐसा नहीं है। इन दोनों को एक लाइन के पैरेलल होना था, ये बात कहती है डेफिनेशन। तो यानी कि अगर ये दोनों मैंने बनाए, एक लाइन ड्रॉ करवा दी, तो दोनों के दोनों दिख तो रहे हैं पैरेलल दूसरी लाइन के, तो यानी कि ये दोनों भी क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन में फंसने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो ध्यान से समझना। कोलिनियर की डेफिनेशन ये कहती है पैरेलल टू सम अनदर लाइन। आखिरी है, मतलब कि दूसरा है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स में सिंपल है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं चलेंगे, और रिगार्डलेस ऑफ पोजीशन ऑफ इनिशियल पॉइंट। इस बात का क्या मतलब है वो बताता हूँ। मान लीजिए मैंने ये वेक्टर बनाया, ये मेरे पास ए वेक्टर है जिसका कि मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है और डायरेक्शन इस तरफ को जा रहा है, ठीक हो गया। मैंने एक और वेक्टर बना दिया जो कि इस तरीके से जा रहा है, इसका नाम है बी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, 5 है, और इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट इसका यहाँ है और यहाँ है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें बस 2 चीज़ें चेक करनी थी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जो कि दोनों सेम है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्योंकि हो सकता है आप ऐसा समझो कि इक्वल वेक्टर सिर्फ इन्हीं को कहते हैं कि वो कुछ इस तरीके से जा रहे हो, पैरेलल जैसे दिख रहे हो और इक्वल हो, नहीं, वो भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। तो दोनों ही कंडीशन मैंने आपको बता दी, और डेफिनेशन का जो पिन पॉइंट है वो मेंशन कर रहा हूँ, उसी को चेक करना होता है। तो ये हो गया हमारे पास इक्वल वेक्टर्स। आखिरी है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, वो सारे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। यहाँ पे है मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। समझना इस बात को। मेरे पास मान लेते हैं ये है एक वेक्टर, इसका मेरे पास मैग्नीट्यूड है 5, डायरेक्शन इस तरफ को है। अब मैंने अगर इस वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर यानी कि नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, अगर ऐसा कुछ कर दिया तो इसकी जो डायरेक्शन है वो पलट जाएगी।
डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तब भी सेम ही रहेगा। तो कुछ इस तरीके से इधर को घूम जाएगा और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो कुछ इस तरीके का रह सकता है। एक और चीज़ है कि अगर मेरे पास इस तरीके से कोई ए वेक्टर जा रहा है और इसका भी अगेन मैग्नीट्यूड क्या है, कुछ भी ले लेते हैं, 5 है या 6 है, अगेन इसमें अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो नेगेटिव जब भी लगेगा डायरेक्शन अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो ये सीखना था नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर से। तो ये सारे के सारे हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, इनको ध्यान से समझ लीजिए। अब इन सारी चीज़ों को हम एक क्वेश्चन में अप्लाई करके चेक करते हैं। जितना भी कुछ हमने सीखा है उसे इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि डेफिनेशन हमें कितनी समझ में आई है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आपको मिल सकता है, कभी स्क्वायर बना के, कभी रेक्टेंगल या किसी भी तरीके से, और वहां पे इस तरीके का क्वेश्चन होगा, आइडेंटिफाई करो किस टाइप के यहाँ पे वेक्टर्स हैं। सबसे पहला को-इनिशियल वेक्टर्स कौन कौन है वो हमें बताना है। अब देखो को-इनिशियल का क्या मतलब था, जिसका इनिशियल पॉइंट जहां से वो स्टार्ट हो रहे हैं वो दो वेक्टर हमारे को-इनिशियल कहलाएंगे। इस पूरे डायग्राम में देखो ए और डी, अगर मैं लिखूं ए वेक्टर कॉमा डी वेक्टर, सिर्फ और सिर्फ यही ऐसे दो वेक्टर्स हैं जिनका इनिशियल पॉइंट यानी कि ये देखो स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, और कोई भी वेक्टर ऐसा नहीं दिख रहा होगा दो वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट सेम होंगे, तो ये दोनों हो जाएंगे को-इनिशियल वेक्टर। दूसरा है हमारे पास इक्वल वेक्टर्स। अब ध्यान देना, इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन ये कहती थी कि अगर हमारे पास ऐसे कोई दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है प्लस साथ के साथ डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, और इरिस्पेक्टिव ऑफ इनिशियल पॉइंट यानी कि इनिशियल पॉइंट कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है या नहीं वो देखो। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस वेक्टर की बात करूँ, बी वेक्टर और डी वेक्टर ये दोनों हैं, इनकी डायरेक्शन मेरे को सेम दिख रही है और साथ के साथ ये स्क्वायर है तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम होगा। ठीक हो गया, यानी कि अगर मैं लिखूँ बी वेक्टर कॉमा डी वेक्टर, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल वेक्टर हो गए। अगर मैं ए वेक्टर और सी वेक्टर की बात करूँ, देखो इन दोनों में मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट हो गई, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं होने वाले। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास है कोलिनियर, यानी कि कोलिनियर वेक्टर ढूंढो मगर वो इक्वल नहीं होने चाहिए। कोलिनियर का क्या मतलब बताया था, सिंपल सा मतलब था, अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर हैं और वो पैरेलल है एक लाइन के, लाइन हम अपने मन से बनाएंगे जो भी है, ऊपर बना सकते हैं नीचे बना सकते हैं, तो दोनों के दोनों वेक्टर पैरेलल रह रहे हैं इस लाइन के लिए, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक कोलिनियर वेक्टर्स हो जाएंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उन दोनों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो वो सारी चीज़ें देखो डी वेक्टर है बी वेक्टर है, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ पैरेलल जो कि क्या है इन दोनों के पैरेलल है, तो इसका मतलब डी और बी दोनों के दोनों क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, बट उसने कहा इक्वल नहीं होने चाहिए, तो ये जो बी और डी थे ये तो क्या थे हमारे पास, इक्वल वेक्टर थे, तो ये दोनों हट जाएंगे, इनको नहीं लेंगे। दूसरा है, एक और लाइन खींचता हूँ यहाँ से, इसके लिए पैरेलल क्या है, ए वेक्टर और सी वेक्टर, ये दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल है इस लाइन के लिए, तो यानी ए और सी दोनों के दोनों कोलिनियर हो जाएंगे। बट इतना देखना कि ये इक्वल तो नहीं है, हम चेक कर चुके हैं ये दोनों इक्वल नहीं है, तो कोलिनियर बट नॉट इक्वल के लिए ए वेक्टर और सी वेक्टर ये हमारा आंसर रहेगा। तो जो डेफिनेशन बताई गई है उसी पे स्टिक करिए और वही चीज़ें अप्लाई करिए, आपका आंसर गलत नहीं होगा। आखिरी है ट्रू और फॉल्स, इसी डायग्राम को देखकर या फिर किसी और तरीके से हमें ये बताना है कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। पहला वाला, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कोई भी दो कोलिनियर वेक्टर्स अगर हम लेते हैं तो क्या वो हमेशा इक्वल रहेंगे मैग्नीट्यूड में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। मैं बना देता हूँ, एक ये वेक्टर बनाया और एक मैंने इस तरीके से वेक्टर बनाया, एक लाइन खींच लेता हूँ, ये दोनों के लिए क्या है, पैरेलल है। एज्यूम करिए कि पैरेलल है, हो सकता है डायग्राम ऊपर नीचे हो बट पैरेलल है, तो दोनों के दोनों पैरेलल है बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है, तो हमारे पास हर बार इक्वल हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारे पास, फॉल्स हो जाएगी। सिंपल है। आखिरी वाला देखो, ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर क्या कोलिनियर हैं, देखते हैं। कोलिनियर की डेफिनेशन यहाँ पे तो ट्रू लिख दिया मैंने, बट देखते हैं पहले कोलिनियर का क्या मतलब है। ए वेक्टर देखो मेरे पास क्या रहेगा, ये है ए वेक्टर, यहाँ पे हो सकता है मैक्सिमम बच्चे ये आंसर दे कि ये फॉल्स होगा बट ये ट्रू है। देखो कैसे, ये रहा ए वेक्टर, मान लेता हूँ कोई भी ए वेक्टर है, मैंने बनाया माइनस ऑफ ए वेक्टर। अब देखो माइनस ऑफ ए वेक्टर का क्या मतलब है, माइनस ऑफ ए वेक्टर का ये मतलब है कि ये जो वेक्टर है इस उल्टी डायरेक्शन में एक और वेक्टर बना देना। आप सपोज दैट इस तरीके से बना दोगे इसे, माइनस ऑफ ए वेक्टर। अब डेफिनेशन अप्लाई करके देखो, डेफिनेशन क्या कहती थी, मेरे पास कोई भी दो वेक्टर है जैसे कि ये दोनों हो गए, अगर ये पैरेलल दिख रहे हैं किसी लाइन के लिए, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, उस लाइन के लिए ये क्या है, दोनों के दोनों पैरेलल है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो डेफिनेशन अप्लाई करिए। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि ये दोनों आमने सामने हो, ऐसा भी हो सकता था कि ये कुछ इस तरीके से जा रहा हो, माइनस ऑफ ए वेक्टर, तो कुछ भी हो बट हमें बनानी है एक लाइन, उसके पैरेलल अगर हमें दिख रहे हैं दोनों के दोनों, तो यानी क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। तो इस वजह से ये क्या है, ट्रू है।
तो ये रीज़न रहेगा और ऐसे ही आप चेक करोगे जब भी आपको कोलिनियर करना है डायग्रामेटिकली। बट इसकी एक कंडीशन है, अगर हम मैथमेटिकली प्रूफ कर रहे होते तो वो सब कुछ अभी डिस्कस करेंगे। तो इसे नोट करो, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताता हूँ और उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का रिवीजन शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं वेक्टर और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताऊंगा। इसमें हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमारे पास दो वेक्टर रहेंगे, एक ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। किस तरीके से है वो मायने रखता है कि ए वेक्टर जहाँ पे खत्म हो रहा है वहीं से हमारे पास बी वेक्टर शुरू किया जाएगा, और अगर इन दोनों का सम निकाला जाए तो एक नया वेक्टर मिलेगा, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ ना कुछ रहेंगे। तो वो जो नया वेक्टर मिलेगा वो इस तरीके से जाएगा, और ये जो पूरी फिगर बनेगी वो ट्रायंगल की शेप लेती है, जिस वजह से ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहलाता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके के बन सकते हैं उसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा बता देता हूँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, बट यहाँ पे जो दोनों वेक्टर हैं उनका इनिशियल पॉइंट सेम रहेगा, यानी कि वो को इनिशियल रहेंगे। ये ए वेक्टर जा रहा है, ये बी वेक्टर जा रहा है। अगर हमसे पूछा गया ए प्लस बी वेक्टर जो बनेगा कौन सा होगा और कहाँ से जाएगा, तो वो क्या बनेगा, एक तरीके से डायगोनल जाएगा। किसके लिए, पैरेललोग्राम की फिगर के लिए। तो पैरेललोग्राम कैसे बन सकता है, इस ए वेक्टर को इस तरीके से पैरेलल भेज दिया और बी वेक्टर को पैरेलल भेज दिया, तो ये जो कंप्लीट फिगर निकल के आती है पैरेललोग्राम की निकल के आएगी। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ें सीखने को थी। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। इस तरीके की फिगर दे देगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आप ट्रायंगल, हमें शेप दिख रही है तो ट्रायंगल लॉ जो कहता है वो लगाइए। तो ए ये वाला पॉइंट है, बी ये वाला है, सी ये वाला है। तो अगर मुझे ए बी वेक्टर शो करना है तो उसे मैं इस तरीके से शो करूँगा, ए बी वेक्टर, यानी कि पहले क्या आता है, इनिशियल पॉइंट जो कि ए है, और आखिरी में एंडिंग पॉइंट जो कि बी है। तो ए बी वेक्टर प्लस क्या, ये वाला वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल्स टू में क्या आएगा, ए सी वेक्टर आएगा। अभी अभी हमने डिस्कस करा हुआ है ए सी वेक्टर, यानी कि यहाँ से इनिशियल पॉइंट है और यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट है। तो इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ए सी वेक्टर लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ठीक हो गया, इतना पोर्शन सही है हमारे लिए। प्लस सी ए वेक्टर कह रहा है, सी ए की बात कर रहा है, बट हमारे पास जो है वो ए सी वेक्टर है। सी ए वेक्टर कैसे रहेगा, हमने अभी अभी क्या करा हुआ था, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर पढ़ा हुआ था। अगर मेरे पास कोई ए वेक्टर है, उसका नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर निकाले तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। वही सेम चीज़ होगी, ये है ए सी वेक्टर। अगर मैं सी ए कह रहा हूँ, यानी कि ये इसका इनिशियल बन जाएगा और यहाँ पे जाके टर्मिनेट कर रहा होगा। तो अगर मुझे यहाँ पे लिखना है इसको सी ए वेक्टर, तो मैं माइनस के साथ इसे लिखूंगा सी ए वेक्टर, और इसको उठाकर इधर लाया जाएगा तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना, 0, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के जैसा दिख रहा है। तो यानी कि ये वाली स्टेटमेंट तो ट्रू है, बट उसने हमसे नॉट ट्रू मांगा है। इसको चेक कर लेते हैं। इसके लिए ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू, अगर इज इक्वल्स टू के उधर देखा जाए तो ये क्या बनेगा, सी ए वेक्टर बनेगा। बट अभी अभी हमने देखा है अगर इक्वल्स टू के इधर है तो ये नेगेटिव ऑफ सी ए वेक्टर रहेगा, प्लस का सी ए वेक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि जो लॉ कहता है, लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास ए बी वेक्टर प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी वेक्टर होना चाहिए। उस ए सी की जगह पे हम नेगेटिव ऑफ सी ए लाए थे, तो माइनस रहेगा, ना कि ये वाला, क्योंकि ये अगर उधर जाएगा तो वहाँ पे प्लस का दिखना चाहिए, प्लस का ये दिख नहीं सकता, जिस वजह से क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉट ट्रू मांगा हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में इसे अप्लाई करना होता है। जहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और क्वेश्चन रहेंगे तो उनको भी करेंगे। इस चीज़ को नोट करो। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ। तो अगले दो टॉपिक ले रहा हूँ, जो कि है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर और कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। बेहद ही आसान टॉपिक है, समझते हैं क्या चीज़ें गिवन है। अगर मेरे पास कोई ए वेक्टर है, सपोज दैट ये है, अभी फिलहाल इसका क्या है, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन तो ऑलरेडी है। अगर मैं क्या करता हूँ, इसको किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करूँ, इसके स्केलर किसी भी तरीके का हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अगर मैंने 1/2 ऑफ ए वेक्टर कर दिया, तो इस बात का ये मतलब है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आधा हो जाएगा। अगर ये 10 का है, 10 यूनिट का है, तो ये जो बन जाएगा अब 5 यूनिट का। तो तभी मैंने क्या कर दिया, इसका साइज जो है थोड़ा सा छोटा कर दिया। बट देखो यहाँ पे जो साइन है वो प्लस का ही है, तो अभी इसकी जो डायरेक्शन है वही इसकी भी डायरेक्शन रहेगी। दूसरा एग्जांपल, मैंने क्या करा, इसी वेक्टर को 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर कर दिया, यानी कि डबल हो गया। तो इसका जो अभी मैग्नीट्यूड दिख रहा है, जैसे कि 10 है, तो जो नया मिलेगा वो बड़ा मिलेगा, यानी कि कितना, 20 यूनिट का मिल जाएगा। तो जब भी हम स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं किसी वेक्टर को, तो उसके मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है समझने का कि कब हम किसी मल्टीप्लीकेशन जब हम कर रहे हैं स्केलर के साथ, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है वेक्टर पे। एक आखिरी वाला देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे 1/2 करा, ठीक है, इसका जो शेप है वो आधा तो होगा,
साथ के साथ अब की बार डायरेक्शन भी चेंज होगी। हमने नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर पढ़ा हुआ है, जहाँ पे मैंने बताया अगर -1 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या फिर हम -1/2 ले, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं -1 का मल्टीप्लिकेशन है, तो यानी कि उसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। वही सेम चीज़ है, ए वेक्टर है, इसका तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा ही होगा 1/2 यानी आधा हो जाएगा, और इसकी डायरेक्शन इधर साइड को थी वो रिवर्स हो जाएगी। तो ये फर्क पड़ता है जब भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक हो गया, ये काम लगेगा जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे। आखिरी वाला है, यानी कि इसका दूसरा पार्ट है जो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास इंट्रोडक्शन होता है आई कैप, जे कैप, के कैप का। अब बच्चे क्या कर रहे होते हैं, इस चीज़ को रट रहे होते हैं, बट इसको रटना नहीं है, बस समझना है, लॉजिकल सी चीज़ है। आई कैप, जे कैप, के कैप का क्या मतलब है, इसका बस जस्ट इतना मतलब है कि ये हैं वेक्टर्स। कैसे वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मैंने बताया है जिनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो अगर कहीं पे आया मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप बताओ तो क्या लिखोगे, सिंपल 1 लिखोगे। ये है एक तरीके का वेक्टर जो कि इस तरीके का है। मैं मानता हूं कि ये ओ एक्स एक्सिस है, यहाँ पे जो ओ इतना मैंने ये बनाया, ये है आई कैप, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। हम स्केल से नापेंगे, इसको ले लेते हैं कि ये 1 है, तो ये जो दिख रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हमने माना है, ये है मेरा पास आई कैप जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है। जे कैप क्या होगा, जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा। तो अगर इस डायरेक्शन की तरफ को एक यूनिट वेक्टर बनाया जाए, जो कि मैं ये ले लेता हूं, तो ये हो गया मेरे पास जे कैप। अब के कैप देखते हैं, ये रहेगा इस वाली डायरेक्शन में, ओ जेड एक्सिस में, और ये भी क्या रहेगा, यूनिट मैग्नीट्यूड का। तो ये हो गया के कैप। तो आई कैप, जे कैप, के कैप अगर कभी पूछा जाए तो बताइए कि वो है यूनिट वेक्टर किसके अलॉन्ग, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ इस बात पे होता है कि जो वेक्टर हमारे पास, मतलब जो नंबर्स हैं एक्स वाई जेड, जैसे कि पी पॉइंट मैंने लिया हुआ है, इसका हमने क्या देखा हुआ था, ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट एक्स वाई जेड, उसको मैंने रिप्रेजेंट करवाया था ओपी वेक्टर की, इसी वीडियो में बात करी है, जिसको कि हम आर वेक्टर इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब मैंने वहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है, डिनोट कैसे करा जाता है वो तो बता दिया था, और फाइंड कैसे करना है वो भी बता दिया था। क्या था, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स ओ एंड पी। बट ये नहीं बताया था कि इसको वेक्टर की फॉर्म में कैसा लिखा जाए। वेक्टर की फॉर्म में जब भी लिखा जाता है हमेशा आई कैप, जे कैप और के कैप के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है, क्योंकि ये कंपोनेंट्स हैं किसके, एक्स वाई जेड के, तोड़ दिया गया है इन्हें। तो आई जे के इनके रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। अब मेरे पास जैसे कि इस एग्जांपल की बात करूं, ये पी पॉइंट है, एक्स वाई जेड मुझे मिल गया, ये ओपी वेक्टर है, मैंने बोला इसको रिप्रेजेंट करो, या फिर मैं कहता हूँ वेक्टर की फॉर्म में लिखो, तो आप इसको कैसे लिखोगे, ये जो एक्स मिल रहा है, इस एक्स का क्या मतलब है कि एक्स एक्सिस में इसने एक्स यूनिट चला, वो 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाने के लिए हम इस x की मल्टीप्लिकेशन दे रहे हैं आई कैप के साथ, तो उसे लिखा जाएगा एक्स आई कैप। तो इस बात का ये मतलब है कि ये जो एक्स आई कैप है, ये एक वेक्टर मिल गया जिसका कि मैग्नीट्यूड x पे डिपेंड करेगा, वो 2, 10, 11, 12 कुछ भी हो सकता है, तो उतना ये वेक्टर चलता जाएगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। वैसे ही वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो प्लस वाई जे कैप, ये है मेरे पास वाई की वैल्यू, प्लस कितना, जेड के कैप, जिसको कि आप रेगुलर फॉर्म में अगर आप वेक्टर के साथ डील कर रहे हो तो आप कुछ ऐसा देखते हो कि आपको एक ए वेक्टर दे देता है, फिर लिखता है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अगर ये बात आपको इससे पहले नहीं पता थी या फिर आपने रटी हुई थी तो इस चीज़ को समझ लेना। अब देखना, ए वेक्टर है 2 आई कैप, 3 जे कैप, 4 के कैप। इसको अगर मैं इस चीज़ में लिखाऊं, यानी कि एक्स वाई जेड में कैसा दिखेगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा कि आई कैप किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से, यानी एक्स एक्सिस में ये जो पॉइंट बना रहा होगा वो कितना हो रहा होगा, 2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये होगा 2, कॉमा। वैसे ही 3 जे कैप है तो वाई एक्सिस के साथ 3, और 4 के कैप है तो जेड एक्सिस के साथ 4। तो ये जो पॉइंट निकल के आएगा पी पॉइंट, वो निकलेगा 2, 3, 4। फिर इसका पोजिशन वेक्टर निकाला गया है क्या, ये 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो कुछ इस तरीके का चल रहा होता है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर वाले टॉपिक में। तो इंपॉर्टेंट यही था, आई जे के समझना और कैसे फॉर्म में लिखा जाता है, इस फॉर्म में। तो हमारे पास क्या आ गए, दोनों आ गए। पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखा जाता है वो हमने सीख लिया, और मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है वो हम ऑलरेडी सीख चुके थे। तो इसे नोट करो, इसके बाद मैं कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ जो वेक्टर से रिलेटेड है, और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला टॉपिक जो है वो है प्रॉपर्टीज का। कुछ बेहद ही आसान प्रॉपर्टीज है और कुछ नेमिंग है, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी या फिर एडिटिव इनवर्स। तो इन बातों का क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। देखो क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई 2 वेक्टर हैं जिनका सम करा जाए तो a प्लस बी करूँ या b प्लस ए करूँ, ये सब बताऊंगा कैसे करने होते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा। तो दोनों ही वैल्यूज बराबर आएगी। फिर है कि a प्लस बी को करूँ फिर c के साथ, या फिर b प्लस सी करूँ फिर a के साथ, तीनों ही बातें बराबर हैं। दूसरा है, ये इंपॉर्टेंट है कि एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ऐसा वेक्टर बता दो जिसको कि इस ए में ऐड करूं फिर से मुझे ए मिल जाए, तो अपनी आइडेंटिटी नहीं खो रहा। कौन, ए वेक्टर। तो इसमें क्या ऐड करा जाएगा, जीरो वेक्टर। तो वही है ए प्लस जीरो वेक्टर। तो ये जीरो क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी का काम करेगा। हो सकता है एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछ ले कि ए वेक्टर के लिए हमारे पास कौन सा क्या एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, तो वो जीरो वेक्टर होगा। दूसरा है फोर्थ, यहाँ पे है एडिटिव इनवर्स, यानी ऐड करते हुए इनवर्स। इनवर्स उल्टा।
ए में क्या ऐड करा जाए कि मुझे जीरो वेक्टर मिल जाए, यानी एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ ए, यानी कि यहाँ पे जो भी वेक्टर होगा उसको माइनस के साथ उसी के साथ ऐड करवाएंगे तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और जीरो वेक्टर मिल जाएगा। तो यही है एडिटिव इनवर्स। इसको एक एग्जाम्पल में बता देता हूँ, जैसे कि ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, इसको प्लस अगर मुझे करना है ए प्लस बी वेक्टर, सिंपल रहता है आई के साथ जे के साथ, तो 2i प्लस ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 10k कैप। तो एडिशन करते हुए कुछ इस तरीके से हम रख रहे होते हैं, ठीक है। बाकी आगे हम क्वेश्चन में करते रहेंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो वेक्टर कब इक्वल कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक जनरल फॉर्म है, ये और ये वेक्टर दे दिया, अगर हमारे पास a1 b1 a2 b2 a3 b3 तीनों के तीनों बराबर हैं तभी वो वेक्टर इक्वल कहलाएंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में देखो 2 यहाँ पे भी अगर 2 होता तो 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, अगर ऐसा हो रहा होता तो दोनों वेक्टर इक्वल हो जाते, बट अभी फिलहाल नहीं है क्योंकि ये इक्वल नहीं है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है। आखिरी वाला है और इंपॉर्टेंट है, कोलिनियर वाला। 1 या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि प्रूफ करो, ये दो वेक्टर दे दिए जाएंगे और प्रूफ करो कि ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर के लिए हमारे पास पता है कि कोलिनियर का मतलब क्या है, पैरेलल टू सम अदर लाइन। तो उसकी जो कंडीशन है, कंडीशन कहती है कि अगर कोई दो वेक्टर हमारे पास इस तरीके से गिवन है कि उसमें a1/b1 a2/b2 और a3/b3 इन सब का रेशियो बराबर मिल रहा है, यानी लैम्डा टाइम्स समथिंग कुछ मिल रहा है, तो वो हमारे पास कोलिनियर होंगे। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखा जाता है, और या फिर वो जो बी वेक्टर जो भी हमारे पास है वो क्या है, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है, तब भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएंगे। तो दोनों में से कोई भी कंडीशन जो भी आपको अच्छी लगती है वो यूज कर सकते हो। दोनों ही मैं अप्लाई करवा देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। देखना a1/b1 यानी कि 1/2 आई के साथ 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4 जे के साथ, और k वाला k के साथ 3/6। अगर मैं करूँगा इन सभी का जो डिवीजन करके रेशियो बनेगा वो 1/2 का बनेगा। तो यानी कि ये क्या है, कोलिनियर है। इस कंडीशन से भी मिलेगा, इससे भी देख लो। यहाँ पे है बी वेक्टर देखो जो मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, इनमें से मैं अगर मैं 2 बाहर लूँ तो ये आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और ये जो पोर्शन है ये ए वेक्टर है। तो यानी कि बी वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। लैम्डा का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। तो इस तरीके से कांस्टेंट बाहर आता है। तो आपको जो भी कंडीशन अच्छी लगती है वो यूज़ कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन कोलिनियर है कौन नहीं है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, इसे नोट करो। इसके बाद मैं आगे का टॉपिक बताता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ, और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को नोट कर लेना और एग्जाम्पल के साथ समझ लेना, आगे कुछ क्वेश्चंस में काम आने वाला है। क्या कहता है, डायरेक्शन कोसाइंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ यूनिट वेक्टर आर सेम। यानी कि अगर मेरे पास कोई यूनिट वेक्टर है तो उसके जो डायरेक्शन कोसाइन निकालूंगा या फिर उसके जो कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे वो सबके क्या होंगे, सेम होंगे। क्या मतलब है, देखते हैं। यह है मेरे पास ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं साथ के साथ वो भी देखते हैं। तो लिखते हैं ए कैप से, फिर लिखते हैं ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो इसका अगर ये जो वेक्टर है इसका पॉइंट देखा जाए तो क्या रहा होगा, 1,1,1 रहा होगा। फिर उसका क्या करा होगा, पोजीशन वेक्टर निकाला होगा, जो कि ये मिलता है। तो ये चीज़ें हम देख चुके हैं। अब क्या होगा, ए वेक्टर क्या है, कंप्लीट यही है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट। मतलब कि क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकाल रहे होते हैं, अंडर रूट। ये जो भी कंपोनेंट्स होते हैं इनका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आई कैप अपॉन √3, पर्टिकुलर के साथ डिवीजन में भेज दिया, √3 प्लस के कैप अपॉन √3। तो ये कंप्लीट क्या आ गया मेरे पास, यूनिट वेक्टर आ गया किसका, इस वेक्टर के लिए। ठीक हो गया। अब इस यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। ये कहता है कि इस यूनिट वेक्टर के लिए जो कंपोनेंट्स निकलेंगे, कंपोनेंट का मतलब ये वाला 1/√3 1/√3 1/√3, जिसको कि हम स्केलर कंपोनेंट कहेंगे। अगर प्रिसाइजली हम जवाब देंगे तो ये रहेगा स्केलर कंपोनेंट। और ऐसा पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि एक फलाना हमारे पास क्या दे देगा, वेक्टर दे देगा और पूछेगा इसके स्केलर कंपोनेंट बताओ और वेक्टर कंपोनेंट बताओ। वेक्टर भी बताता हूँ। तो स्केलर रहेगा 1/√3, 1/√3, 1/√3, और इसी तरीके से जो वेक्टर कंपोनेंट रहेगा उसमें बस आई कैप जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप और 1/√3 के कैप। तो ये हो गए कंपोनेंट्स। कौन से, ये वाले स्केलर की बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल। तो कहता है कि जो कंपोनेंट्स होंगे वेक्टर के, यूनिट वेक्टर के, और उसका जो डायरेक्शन कोसाइन हम निकालेंगे दोनों के दोनों सेम होंगे। अब इस वेक्टर के लिए मैं डायरेक्शन कोसाइन निकालता हूँ। डायरेक्शन कोसाइन के लिए हमारे पास दो चीज़ें मैंने बताई थी। अगर आपके पास एंगल मालूम है कि वो वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकाल लो। दूसरा क्या तरीका था, हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उनको क्या रख दो, x/r, y/r, z/r, x/r,
और m इज इक्वल्स टू वाई अपॉन आर और n इज इक्वल्स टू जेड अपॉन आर। आर का मतलब है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यह है यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, यानी आर की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 1 आ रही होगी। सिंपल सी चीज़ है। अब वो कहता है क्या, अच्छा इस वाले यूनिट वेक्टर के लिए अगर मैं देखूँगी इसका पॉइंट कैसे रहे होंगे, तो पॉइंट कुछ इस तरीके से रहे होंगे, 1/√3, 1/√3 कॉमा 1/√3, फिर इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे ओरिजिन के रिस्पेक्ट से, तो वो यही निकल के आएगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब जो x y z है वो ये तीनों हैं, इसको रख देते हैं। तो L इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x, यानी कि 1/√3। r तो 1 है, उसको रखूँ ना रखूँ बात एक ही है। तो L इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/√3। इसी तरीके से m इज इक्वल्स टू 1/√3 और n इज इक्वल्स टू भी कितना आ गया, 1/√3। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक पॉइंट है जो कि बेहद काम का है, कि अगर मेरे पास कोई यूनिट वेक्टर है और उसके स्केलर कंपोनेंट मुझे पता है, जैसे कि 1/√3, 1/√3, 1/√3, तो इसका मतलब मुझे उसके डायरेक्शन कोसाइंस भी पता है, वो क्या होंगे, यही खुद होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन का यूज हो सकता है इनडायरेक्ट वे में। हो सकता है वो डायरेक्शन कोसाइन दे दे किसी यूनिट वेक्टर के और पूछे स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, तो वही होंगे। वो कहाँ से कंक्लूड हो रहा है, यहाँ से मैं वेरीफाई करवा रहा हूँ। तो अब के बाद कहीं पे भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखेगा तो हम वहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए, इसको लिख लेना कहीं पे। दूसरा है वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अगर किन्हीं 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हुए वेक्टर है तो उन्हें कैसे बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है, वो देखते हैं। एक ए पॉइंट है, एक बी वेक्टर। तो पहले तो मैं ए बी वेक्टर बताता हूँ। ए बी वेक्टर यानी कि ए इनिशियल पॉइंट और बी टर्मिनल पॉइंट। ए बी वेक्टर, तो बी से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, i j k, ये सब कुछ लिखना है। प्लस की फॉर्म में ये निकलेगा ए बी वेक्टर। बी ए वेक्टर में बी क्या है, इनिशियल है, और ए क्या है, एंडिंग है। तो यहाँ पे x1 - x2, y1 - y2, तो इस तरीके से लिख दिया। तो ये मेरे पास हो गया बी ए वेक्टर। तो बस सिंपल से पॉइंट्स है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना। इसके बाद में अगला पॉइंट बता। तो इस एक्सरसाइज के लिए आखिरी जो टॉपिक है वो है सेक्शन फार्मूला। यहाँ पे जनरली प्रॉब्लम रहती है, इसका डायग्राम कैसा रहेगा, कैसे इसका फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। यहाँ पे सारी चीज़ें बताऊंगा और 3 केसेस रहते हैं, वो सब के सब क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले रहता है इंटरनल सेक्शन, यानी कि अगर मेरे पास कोई 2 वेक्टर है, जैसे कि P है और Q पॉइंट है, पहले तो पॉइंट रहेगा, फिर इनका पोजिशन वेक्टर निकाला जाएगा। तो O के साथ यानी ओरिजिन के साथ देखेंगे तो ये बनेगा, और इसका नाम दे दिया है स्मॉल a वेक्टर, इस वाले का नाम दे दिया है स्मॉल b वेक्टर। अब इन दोनों को अगर मैं इस P और Q को एक लाइन सेगमेंट के साथ ज्वाइन करवाऊं और वहां पे मुझे एक R पॉइंट मिलेगा जो कि इस पूरी P Q को कुछ ना कुछ सेगमेंट में डिवाइड करेगा, जिसका कि रेशियो M और N ले लिया। ठीक हो गया। अब इस R, ये जो पॉइंट है x y z, ये क्या रहेगा या फिर इसकी क्या पोजीशन वेक्टर रहेगी, वो रिप्रेजेंट करेगा ये R वेक्टर, और वही हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो ये R के लिए अगर हम पोजीशन वेक्टर निकाल पा रहे हैं तो यानी कि x y z भी हमारे पास निकल जाएगा, वही उसके कंपोनेंट्स रहते हैं। यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई है। ये होता है इंटरनल सेक्शन, यानी कि ये हमारे पास P और Q दोनों लाइन सेगमेंट ज्वाइन करवाई थी, और इन्हीं में यानी इसी के इंटरनल में मेरे पास R मिल गया, यानी कि ये क्या होगा, इंटरनल बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट नहीं कहूँगा, इंटरनल सेक्शन में डिवाइड कर रहा है कौन, R। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है R वेक्टर इज इक्वल्स टू R वेक्टर, यानी कि ये हम निकाल रहे हैं, R वेक्टर इज इक्वल्स टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, जो भी रेशियो हमें गिवन रहेगा। ये पहला है इंटरनल सेक्शन। दूसरा है एक्सटर्नल सेक्शन। एक्सटर्नल सेक्शन समझ लो, ये मेरे पास वही सेम डायग्राम है, बस P और Q यहाँ, ये जो R है ये क्या है, इसी की सीध में, इसी PQ सेगमेंट की सीध में आगे बढ़ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इसे एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, कुछ ना कुछ रेशियो रहेगा। ये रेशियो कंप्लीट M हो गया और ये छोटा वाला N। अब ऐसा जरूरी नहीं कि R यहीं हो, R यहाँ ऊपर भी होगा, बट सीध में होना चाहिए, तभी तो लाइन सेगमेंट बन पाएगी। तो अगेन यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, R वेक्टर निकाल रहे होते हैं, बट एक्सटर्नली का केस लेके। PQ मेरे पास ये लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट के बाहर कहीं पे मुझे R फाइंड करके देना है, जो कि क्या होगा, X Y Z होगा, और P और Q एज यूजल x1 y1 z1 वगैरह वगैरह। तो R वेक्टर इज इक्वल्स टू, एक्सटर्नल के लिए फॉर्मूला बदल जाता है, सेम है, बस नेगेटिव साइन रहेगा, यहाँ पे भी m माइनस n रहेगा। तो ये एक्सटर्नल का केस है। डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए, कौन A वेक्टर है, कौन B वेक्टर है, कौन M रेशियो n में डिवाइड करेगा, तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। अभी हम करेंगे। तीसरा है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या, अगर मेरे पास ये जो R है ये बीचों बीच पड़ा हुआ है, अगर बीचों बीच पड़ा है तो M रेशियो N में दोनों बराबर हो जाएंगे। अब दोनों बराबर हैं तो दोनों जगह पे मैं M M लिख देता हूँ, नीचे भी M M 2M, दोनों से M M बाहर हो जाएगा, तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन 2 बन जाएगा। तो ये तीनों केस हो गए सेक्शन फॉर्मूला के, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करो। इसके बाद मैं क्वेश्चंस कराने शुरू करता हूँ इस एक्सरसाइज के। जितना भी कुछ हमने पढ़ा उस पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा, जो भी कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा उसे समझना। पहला क्वेश्चन है,
फाइंड स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विद इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स। अभी अभी हमने देखा था स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ इस तरीके का रह सकता है। अब उसने कहा इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट ये रहेंगे, यानी कि कुछ इस तरीके से है। अगर मैं इसको बनाऊं तो ये है, ये मेरा पॉइंट है 2,1 और ये मेरा पॉइंट है -5,7। इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ। अगर इस वेक्टर का नाम मैं ए बी वैक्टर कह रहा हूँ, जो कि मैं कह सकता हूँ, तो ए बी वैक्टर हो गया। अब इनका जो वेक्टर फॉर्म है कैसे निकालते हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं, अभी अभी बताया था -5 -2, जो कि बन जाएगा माइनस का 7 i कैप, 7 - 1 प्लस का 6 j कैप। अब देखो हमारे पास पॉइंट्स क्या है, 2 है, यानी कि 2D की बात हो रही है, x, y की फॉर्म में, तो i कैप और j कैप ही रहेगा, k कैप की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 0 है। तो इस वजह से हम लोग सिर्फ i कैप और j कैप तक जाएंगे। अब इसके अलावा और क्या करना है, स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट बताने हैं। सिंपल है, स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, स्केलर कंपोनेंट हो जाएंगे -7, 6। वेक्टर कंपोनेंट हमारे पास हो जाएंगे -7 i कैप, 6 j कैप। तो इस तरीके से इसका आंसर लिखा जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। दूसरा देखते हैं, फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर दिस एंड दिस। पहले मैं पी पॉइंट बना देता हूँ। पी पॉइंट है मान लेते हैं 1 2 3 और क्यू पॉइंट है हमारे पास, क्यू ये रहा 4 5 और 6। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें पी क्यू वैक्टर के लिए यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। यानी कि ये जो पी क्यू वैक्टर जिस डायरेक्शन में जा रहा है, मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमने लेट करा हुआ है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करके देना है। तो यहाँ पे डायरेक्शन वर्ड जो है ना, ये कंफ्यूज करता है, बट इस बात से कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो भी वैक्टर हमारा निकलेगा हम निकालेंगे पी क्यू वैक्टर, इसी का यूनिट वेक्टर निकालना होता है, तो वो उसी डायरेक्शन में जा रहा होता है। मैं पी क्यू वैक्टर निकाल लेता हूँ पहले। पी क्यू वैक्टर 4 - 1 3 i कैप प्लस 5 - 2 3 j कैप प्लस 6 - 3 ये हो जाएगा 3 k कैप। तो ये मेरे पास एक कोई वेक्टर निकला, ठीक है, यानी कि ये वाला पी क्यू वैक्टर ये है कुछ इस तरीके का। इसी का मैं यूनिट वेक्टर निकाल दूंगा, तो इसे लिखूंगा पी क्यू कैप इज इक्वल्स टू, वो होता है पी क्यू अपॉन में अंडर रूट मेरे पास क्या आ जाएगा, या फिर मैं इसको पहले लिख लेता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वैक्टर, कंप्लीट वेक्टर एज इट इज 3 j कैप प्लस 3 k कैप अपॉन में अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 + 9 + 9 जो कि बन जाएगा 27। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट 27 i कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 27 j कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 27 k कैप। तो बस हमें यहाँ पे यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना होता है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट था वो ये था, पहले 2 पॉइंट्स है उनका वेक्टर निकालना, फिर उसके बाद उसी का यूनिट वेक्टर निकाल देना। तो ये जो यूनिट वेक्टर है ये इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, बस कितना होगा, यूनिट मैग्नीट्यूड का होगा। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम रहा होगा। तो इस तरीके से समझ के करोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से सीखे हैं और क्वेश्चन में अप्लाई करके देखें, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के बन जाएंगे, तो उन्हें सॉल्व करना, और जो भी सॉल्व्ड क्वेश्चन है उन्हें भी सॉल्व करके देखना, तो आपका अच्छे तरीके से ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो इसे नोट करो। एक और क्वेश्चन में लेता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कन्फ्यूजन भी इसी में रहता है। यहाँ पे कह रहा है फाइंड अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। इस क्वेश्चन को अगर मैं समझाऊँ तो कुछ इस तरीके का है। ये जो वेक्टर है जो गिवन है, हमें इसका मैं ए वेक्टर नाम दे देता हूँ। ये रहा, मान लेते हैं 5 i कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप। हमें क्या करना है, इसी वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका कि मैग्नीट्यूड 8 यूनिट का होगा। तो क्या करा जाता है, ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, 8 हो 10 हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट हम क्या करेंगे, इसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालेंगे, यानी इसी ए वेक्टर का ए कैप निकाल लेंगे। ठीक हो गया। उसे क्या करवा देंगे, 8 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये क्या होगा, यूनिट मैग्नीट्यूड का होगा। इसे अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो जो बनेगा नया वेक्टर वो क्या बनेगा, 8 मैग्नीट्यूड का बनेगा। अभी अभी हमने देखा था ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर वाली प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे मैं जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा था तो उतना वो मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा था। तो अगर इसी वेक्टर की डायरेक्शन में मैं यूनिट वेक्टर निकाल रहा हूँ, फिर उसे 8 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, यानी कि एक वेक्टर मिल जाएगा इसी सेम डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड 8 होगा। तो करते हैं इसे, मैं इसका ए कैप निकाल लेता हूँ और इसका नाम दे देना आप ए वेक्टर। तो ए कैप रहेगा 5 i कैप माइनस टू नहीं है, माइनस जे कैप प्लस का 2 k कैप अपॉन अंडर रूट, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, 25 + 1 + 4 इज इक्वल्स टू, ये होगा 5 i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 k कैप अपॉन 25 26, ये हो जाएगा अंडर रूट का 30। ये हो गया यूनिट वेक्टर। इसी को मैं क्या करता हूँ, 8 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 30। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा आई कैप, माइनस का 8 जे कैप अपॉन अंडर रूट 30 प्लस का
16 अपॉन अंडर रूट 30 के कैप। तो हमने क्या करा इसमें, इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाला जो कि ये आ रहा था, उसे मल्टीप्लाई करवा दिया ए से। तो ये जो नया वेक्टर मिला ये ऐसा वेक्टर है जो कि इसी वेक्टर की डायरेक्शन में जाएगा, बट इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 8 यूनिट। चाहे तो आप निकाल भी सकते हो। अब मैं अगला बताता हूँ। अगला है मेरे पास, शो दैट वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं, ये चीज़ प्रूफ करो। क्या तरीका बताया था, या तो ऐसा कर लो b इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, या फिर सिंपल ये चेक कर लो इनके रेशियोज बराबर आ रहे ही नहीं। 2 अपॉन -4 इज इक्वल टू -3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 4 अपॉन -8। अगर ये सबको कैंसिल करोगे तो आपको हर बार मिल रहा है माइनस का 1/2, यानी कि सारे के सारे क्या है, प्रोपोर्शनल है, सेम रेशियो दे रहे हैं। तो यानी कि क्या हो जाएंगे, कोलिनियर शो हो जाएंगे। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, तो इसे नोट डाउन करो। इसके बाद मैं आखिरी क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें हमारा सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ होगा। एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन लेता हूँ जहाँ पे इंटरनली और एक्सटर्नली से रिलेटेड हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करना है और आंसर निकाल के लाना है। सिंपल सा चीज़ है, कहता है फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड्स, जो कि डिवाइड करेगी लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हुए, जो कि हैं पी और क्यू, जिनके पोजीशन वेक्टर ये रहे और रेशियो क्या है 2:1। सिंपल सी चीज़ है, डायग्राम बना लेते हैं। पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है। इसको लाइन सेगमेंट जब ड्रॉ करी होगी तो यहाँ पे एक पॉइंट आर मिलना चाहिए जिसका कि पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने को कह रहा है। तो आर पॉइंट मान लेता हूँ XYZ है, तो पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है, यानी ओरिजिन के साथ देखा जाएगा। उसी तरीके से जो पी पॉइंट है 1 2 -1, मैंने कहाँ से लिखा है, यहीं से लिखा है। ये पोजीशन वेक्टर गिवन है, पोजीशन वेक्टर गिवन है यानी कि वो पॉइंट क्या होंगे, 1 2 -1 होंगे। क्यू वाले के लिए पोजीशन वेक्टर ये वाला है, यानी कि क्यू पॉइंट क्या होगा, -1 1 और 1 रहेगा। तो वो मेरे पास बी वेक्टर कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। ए वेक्टर इस वाले के लिए 2:1, सब कुछ मेंशन कर दिया। जस्ट आपको फॉर्मूला लगाना है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रख दो। ओपी वाला जो है वो ए वेक्टर है और ये वाला बी वेक्टर का नाम रहेगा, बस इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। एम और एन की वैल्यू जैसे चल रही है, ये है मेरे पास एम, ये है एन, उसी तरीके से उसी पैटर्न में ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखना, सॉल्व करना, आखिरी में ये मिलेगा, ये मेरे पास आर वेक्टर मिलेगा। यानी कि अगर मैं कहूँ इस आर के पॉइंट क्या होंगे तो वो होगा माइनस का 1/3, 4/3 और 1/3। सिंपल सी चीज़ है, तो ये आ जाएगा। दूसरा है मेरे लिए एक्सटर्नली के लिए निकालना है, उसका सेम इस तरीके का फॉर्मूला है, माइनस लगा के वही सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे रख रहे होगे और हमारे पास जो वेक्टर निकल के आ रहा है वो निकल रहा है -3i कैप प्लस 3k कैप। यानी कि अगर मैं इसके पॉइंट्स पूछूँ, अच्छा ये जो एक्सटर्नल वाला केस है इसमें जो पॉइंट रहेगा वो बाहर रहेगा, यानी कि या तो यहाँ साइड को या फिर इस साइड को। तो वो जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा कुछ ऐसा -3,0,3। तो ये है चीज़ है, बट हमसे उसने पोजीशन वेक्टर माना था तो हम इसी फॉर्म में इसको रहने देंगे। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और कैसा इसका डायग्राम रहता है वो तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसे नोट करो। इसके बाद मैं अगला टॉपिक बताता हूँ जहाँ पे हम स्केलर प्रोडक्ट सीख रहे होंगे। तो अगली एक्सरसाइज का पहला टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट भी रहता है। डॉट प्रोडक्ट इस वजह से क्योंकि जो सिंबल यूज़ करा जाता है इस तरीके का डॉट होता है। स्केलर का रीज़न क्या है वो अभी मैं बताता हूँ। जितने भी पॉइंट्स इसमें सीखने लायक है वो सब कुछ मैं इसी में कवर करवाने वाला हूँ। क्या करना है, होता यह है कि किन्हीं भी दो नॉन जीरो यानी कि जीरो नहीं होने चाहिए ऐसे दो वेक्टर लिए जाएंगे, उनका अगर डॉट प्रोडक्ट करवाना है तो ऐसे शो करा जाएगा, ए डॉट बी रीड करा जाएगा। इक्वल्स टू में जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी इंटू कॉस थीटा, और थीटा रहना चाहिए 0 से लेकर पाई के बीच में, यानी 180 डिग्री। तो अगर डायग्राम देखा जाए कुछ इस तरीके का रहेगा। अब देखो यहाँ पे बात क्या है, बात यह है कि जो मिलेगा एक नंबर मिलेगा, ये भी एक नंबर मिलेगा और कॉस थीटा भी एक नंबर की वैल्यू देगा। तीनों को नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, एक रियल नंबर मिलेगा, यानी कि कुछ भी वैल्यू मिल सकती है। अच्छा, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी 0 या 0 से बड़ा रहेगा। मैग्नीट्यूड हमेशा किसी भी वेक्टर का हो, ये ध्यान में रखना। अगर मैंने नहीं बताया है अभी तक तो या तो वो 0 मिल सकता है या फिर 0 से बड़ा। 0 कैसे मिलेगा, अगर वो खुद एक 0 वेक्टर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, 0 होगा, यानी कि कुछ चला ही नहीं। तो मैग्नीट्यूड क्या होती है, लेंथ होती है। तो इस तरीके से समझो। तो ए डॉट बी ये सब कुछ क्या है, रियल नंबर है। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट निकलता है, जब भी डॉट प्रोडक्ट निकलता है हमेशा हमें जो वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है, एक स्केलर मिल रहा होता है, वेक्टर नहीं मिलता। यहाँ पे वेक्टर कहीं पे भी नहीं है, तो इस वजह से इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। चाहे स्केलर बोलूँ या डॉट बोलूँ, दोनों बातें सेम है। यहाँ से एक और पॉइंट निकल के आता है जो एक मार्क्स में पूछा जा सकता है कि ए डॉट बी होता क्या है, हमेशा एक रियल नंबर ला के देगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखो, डॉट प्रोडक्ट निकालने के दो तरीके हैं। अगर मेरे पास दोनों वेक्टर के बीच में क्या एंगल है वो पता है तब तो मैं निकाल लूँगा आसानी से, और ए वेक्टर क्या है, बी वेक्टर क्या है वो भी गिवन है, तो डॉट प्रोडक्ट निकाला जा सकता है। बट अगर आपके पास इस तरीके का दे दिया जाए, ए बी दोनों वेक्टर हैं, कुछ एंगल वगैरह गिवन नहीं है, डॉट हमें निकाल के देना है, तो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में हम आई के साथ, जे के साथ, के साथ हम मल्टीप्लाई करवाते हैं।
होता यह है कि इसको हम एक तरीके से ओपन कर रहे हैं, आई के साथ, फिर जे के साथ भी जाता है, फिर के साथ भी हो जाता है। होता यह है कि आई डॉट जे जीरो हो जाएगा, आई डॉट के वो भी जीरो होगा। क्यों होता है अभी बताऊंगा, बट अभी फिलहाल इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो 2 इसके साथ होगा, ये आई डॉट आई 1 हो जाएगा, ये मिलेगा 2 प्लस जे के साथ 3 इंटू 1 3 प्लस के साथ 1 हो जाएगा, 3 6 18, 18 प्लस 20 और ये हो गया 23। तो ए डॉट बी कैसे निकाला जाएगा, इस तरीके से निकालेंगे। सिंपल सी चीज़ है, रियल नंबर मिल गया। अब देखो होता क्या है, कैसे ही चीज़ें मिल रही होती हैं। उससे पहले ए डॉट बी अगर मेरे पास जीरो है, ए डॉट बी करने पे मुझे जीरो मिल रहा है, तो इस बात का ये मतलब है कि ए और बी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इफ़ एंड ओनली इफ़ लगाया, यानी कि हमारे पास अगर ए और बी दोनों परपेंडिकुलर है तो यानी कि उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, और अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो इस बात का ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है, एक ही कंक्लूजन है कि ए और बी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और भी कंक्लूजन हो सकते हैं। अब देखो ए डॉट बी मेरे पास क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, इस बात का ये भी तो मतलब हो सकता है ना कि या तो बी जीरो रहा होगा, जीरो वेक्टर होगा, या फिर ए जीरो वेक्टर रहा होगा। तो कुछ भी मिल सकता है इन दोनों में से, बट एक कंक्लूजन तो ये मिलेगा ही मिलेगा। तो एक ये चीज़ हो गई। दूसरा, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के अगर मेरे पास गिवन है। अब देखो आई और आई अगर इसमें मैं डॉट प्रोडक्ट लगाता हूँ, जो कि वो बेसिक सा फॉर्मूला है, तो ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई कॉस 0 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, जीरो होगा। आई कैप मैंने बताया था क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो सेम लॉजिक जे डॉट जे, के डॉट के दोनों में लगाया जाता है, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 1 मिलेगी। तो यही सेम लॉजिक है, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या हो रहा था, 1 हो रहा था, जिस वजह से हम ये लिख पा रहे थे। इसका उल्टा देखो, आई डॉट जे, जे डॉट के या फिर के डॉट है, या फिर कोई भी दो पेयर मैं लेता हूँ, उनका डॉट करूँगा तो 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इनके बीच में जो एंगल है वो है cos 90। तो अगर मैं आई डॉट जे निकाल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, ये सब 1 होगा, बट cos 90 की वैल्यू कितनी बना देगी, इसे पूरा 0 बना दे देगी। तो इस वजह से ये इस तरीके से आएगा। अब हो सकता है हमारे पास एंगल मांगे किसी केस में, तो एंगल क्या होगा, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, और अंदर से पूरी ये बात ए डॉट बी इज इक्वल्स टू दिस, ये उसी फॉर्मूले से मिला है। तो ये सब कुछ ऐसे निकला। ए डॉट बी क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा, यहाँ से भी नंबर मिलेगा, तो हमारे पास एंगल मिल जाएगा। आखिरी वाला ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमारे पास 1 मार्क्स में पूछ सकता है, बताओ कि स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास कम्यूटेटिव है या नहीं। कम्यूटेटिव का ये मतलब है कि ए डॉट बी करूँ या फिर बी डॉट ए करूँ, आगे पीछे कर सकता हूँ, वैल्यू मुझे हमेशा सेम ही मिलेगी। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने ए डॉट बी करा हुआ था, ये चीज़ मिल रही थी। अगर आप बी डॉट ए करते हो, यानी कि इसको पहले और इसको बाद में, तब भी आपके पास 23 ही मिलने वाला है, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये सिंपल से पॉइंट है स्केलर प्रोडक्ट को लेकर। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो करवाऊंगा, बट अभी फिलहाल इसके बाद मैं प्रोजेक्शन वेक्टर बताता हूँ, जहाँ पे जनरली कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। तो वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन करने शुरू करेंगे। तो आखिरी टॉपिक करते हैं, जो कि है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। बस इतनी सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या है, कैसे उसे फाइंड करते हैं और कैसा उसका क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी करवाऊंगा। होता यह है कि मेरे पास एक लाइन है एल, इस तरीके से मान लेता हूँ, और एक वेक्टर जा रहा है ए बी वेक्टर, जिसका कि नाम मैंने स्मॉल ए वेक्टर से दे दिया। अब इसने क्या करा, कुछ एंगल बनाए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसके साथ, लाइन एल के साथ। तो इस तरीके से गया है। अब ऊपर से मान लीजिए मैंने क्या करी, लाइट फेंकी, ऊपर से लाइट फेंकी, तो इसकी जो परछाई गिरेगी वो इस लाइन पे गिरेगी, जो कि मान लेता हूँ ये है, ये ए से शुरू होगा और यहाँ पे जाके ऐसे करके खत्म हो रहा है, जिसका कि नाम मैंने स्मॉल पी वेक्टर इस तरीके से रख दिया, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करवा दी। तो ये जो पी वेक्टर निकला है, यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म होके, तो ये क्या है, प्रोजेक्शन वेक्टर है। तो हमारे पास जब वो परछाई, वो शेडो गिर रही है, जो वेक्टर बन रहा है इस लाइन एल पे, वो हमारा कहलाता है प्रोजेक्शन वेक्टर। ध्यान देना, प्रोजेक्शन वेक्टर कहलाता है। तो पी वेक्टर क्या है, प्रोजेक्शन वेक्टर है। अब अगर इस p वेक्टर का मैंने मैग्नीट्यूड निकाला, मान लेते हैं ये 5 यूनिट का है, 6 यूनिट का है, 10 यूनिट का है, जितना भी है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन एल। इस चीज को बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो क्या हुआ, ये मेरे पास ए बी वेक्टर था, जिसका कि नाम मैं ए वेक्टर भी कह सकता हूं, बट अभी फिलहाल ए बी वेक्टर कह देते हैं। तो ए बी वेक्टर का जो प्रोजेक्शन पड़ा है लाइन एल पे, उसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो वो कहलाता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन एल। तो अगर आपसे पूछा जाता है ए बी का प्रोजेक्शन बताओ लाइन एल पे, यानी कि आपको क्या बताना है, इस पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है। तो ये डिफरेंस है प्रोजेक्शन वेक्टर पे और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन एल के बीच में, मैग्नीट्यूड का फर्क है। अच्छा, पी कैप का क्या मतलब हो जाएगा, ये मेरे पास पी वेक्टर है, इसी डायरेक्शन में अगर मैं यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूँ वो पी कैप हो जाएगा। इस चीज़ को समझना। अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला यूज होगा। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालो कह रहा है लाइन एल पे, ये रहा ए वेक्टर, इसका प्रोजेक्शन निकालो लाइन एल पे।
प्रोजेक्शन निकालो कह रहा है, इस बात का वो कह रहा है मतलब कि प्रोजेक्शन यानी कि मैग्नीट्यूड निकालो पी वेक्टर का, वेक्टर नहीं निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कैसे निकाला जाता है, उस ए वेक्टर को जो भी हमें गिवन होगा उसे डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे पी कैप के साथ, ये जो यूनिट वेक्टर यहाँ से निकल रहा होगा इस वेक्टर की डायरेक्शन में, कैसे निकालते हैं वो अभी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ये होगा ए वेक्टर डॉट, अच्छा पी कैप का मतलब क्या होगा, पी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। तो देखो ए डॉट पी करने पे मुझे एक रियल नंबर मिलेगा, नीचे भी एक रियल नंबर है, कैंसिल होकर मुझे नंबर मिल रहा है। तो यानी कि जब मैं ये चीज़ निकाल रहा हूँ यानी कि नंबर निकाल रहा हूँ, यानी मैग्नीट्यूड ही तो आ रहा है। तो यही डिफरेंस है प्रोजेक्शन वेक्टर के बीच में और प्रोजेक्शन निकालने के बीच में। प्रोजेक्शन जहाँ पे भी निकालना है यानी कि मैग्नीट्यूड, तो इतनी बीच चीज़ का ध्यान रखना। अब देखना ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके का रहता है, एक वेक्टर देता है, दो वेक्टर देता है एक्चुअली, कहता है इस वेक्टर का इस वेक्टर के लिए प्रोजेक्शन निकालो, वहाँ पे लाइन वगैरह ऐसी चीज़ नहीं देगा, वेक्टर देगा। तो उस केस में सिंपल ये करना है, जैसे ए का बी पे वेक्टर मांग रहा है तो ए डॉट बी कैप कर दो, वही सेम फॉर्मूला ऊपर वाला, तो बस वेक्टर के लिए ये रहेगा। तो यही फॉर्मूले का हम यूज़ कर रहे होंगे अपना आंसर फाइंड आउट करने के लिए, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो एंगल है वो डिफरेंट बने। अभी क्या है, एंगल एक्यूट है यानी 90 से छोटा है। अभी मैंने इस तरीके का बनाया है वेक्टर, ये ए बी वेक्टर है, स्मॉल ए वेक्टर। इस बारी जो एंगल है वो 90 से बड़ा है, तो इस बारी अगर मैं लाइट गिराऊंगा तो जो बनेगा इस तरीके से बनेगा और जो डायरेक्शन है वो ऐसे करके रिवर्स हो जाएगी पी वेक्टर की। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि जैसे जैसे थीटा चेंज होगा हमारे पास जो प्रोजेक्शन गिरेगा या फिर प्रोजेक्शन वेक्टर की बात करूँ उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, मैग्नीट्यूड भी अलग मिलते रहेगा। तो वहीं पे एक छोटा सा पॉइंट है, अगर थीटा जीरो है मेरे पास, जैसे कि ये ए वेक्टर है, अब इस ए वेक्टर का लाइन के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी लाइन इस तरीके से जा रही होती, मान लेते हो ये लाइन बन रही है और ये वेक्टर मैंने मान लिया इसी लाइन पे, तो जो थीटा है वो जीरो है, ठीक है। तो अगर मैं इसका प्रोजेक्शन पूछूँ यानी कि शेडो गिराऊँ तो इसी लाइन पे जाके गिरेगी। तो वही बात है कि अगर थीटा जीरो है तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन खुद ए वेक्टर ही होगा, ठीक हो गया। आखिरी वाला देख लो, थीटा इज इक्वल टू पाई, ये रहा ए वेक्टर। अब मैंने जैसे घुमाया, ये था हमारे पास, ये लाइन थी, इस लाइन के अकॉर्डिंग पहले था इस तरीके का, फिर इसको थोड़ा सा घुमाया, फिर और घुमा दिया, तो ए वेक्टर है, ये रहेगा माइनस ए वेक्टर, थीटा पूरा कितना रहेगा पाई। अगर मैं लाइट गिराता हूँ तो अगेन यही मेरे पास प्रोजेक्शन कहलाएंगे, यानी ए वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ ए वेक्टर। तो यही बात है, थीटा इज इक्वल टू पाई के केस में ए वेक्टर का अगर प्रोजेक्शन पूछा जाएगा वो खुद माइनस ए वेक्टर होगा। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं इसमें, यही काम का है हमारे पास ये वाला फॉर्मूला। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा वो मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। तो जहाँ तक है प्रोजेक्शन के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, इसके बाद मैं क्वेश्चंस लेने शुरू कर। तो जितना भी कुछ हमने सीखा अभी तक उन सबको क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, फाइंड ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सिंबल इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड लगा रखा है और ये कंडीशन गिवन है इज इक्वल टू 8 एंड ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम इस बात पे आती है कि ये जो लिखा है इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो कुछ नहीं, सिंपल सा तरीका है, डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो जैसा दिख रहा है वैसे ओपन कर देते, जनरली जैसा हम अलजेब्रा में फॉलो करते हैं। तो देखो ये सब वेक्टर्स ही हैं, ऊपर एरो नहीं लगाए बट अंडरस्टूड है, ये सब वेक्टर्स हैं। ए डॉट ए, तो ब्रैकेट ओपन होगा, ए डॉट ए लिखा जाएगा, प्लस का सॉरी माइनस का रहेगा ए डॉट बी, और उसके बाद प्लस का बी डॉट ए और माइनस का बी डॉट बी। इनके ऊपर मैं वेक्टर्स का सिंबल यूज़ कर लेता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट का वो अप्लाई कर दो। ए डॉट ए है, ए डॉट ए का क्या मतलब रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी कि दूसरा वेक्टर भी वही सेम है, और कॉस कितना, एंगल लिखा जाता है, एंगल कितना रहेगा इसका 0 डिग्री, ए का ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट निकालना है, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, तो मैग्नीट्यूड ए ये कितना हो जाएगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, कॉस 0 की वैल्यू 1 बन जाएगी, तो इसकी वैल्यू इतनी आई। सिमिलरली बी डॉट बी का भी सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos 0 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैंने बताया था कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों बराबर वैल्यूज ला के देते हैं, वो कुछ भी लाए हमें उससे मैटर नहीं करता, बट ये दोनों क्या होंगे कि बराबर होंगे तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई इज इक्वल टू कितना चल रहा है 8 के, तो जो इक्वेशन बनी कुल मिला के ये बनी, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू गिवन है उसका यूज़ करते हैं, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड बी वेक्टर। यहाँ पुट करूँगा, स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा 64 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 64 मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, जो कि बन जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 8/63, और इसे लिखा जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 63।
अब देखो यहाँ पे मैं प्लस माइनस इस वजह से नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैग्नीट्यूड जब भी निकलता है किसी भी वेक्टर का वो हमेशा या तो जीरो रहेगा या फिर जीरो से बड़ा रहेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं रहता। तो यहाँ से प्लस माइनस नहीं लगाना है, सिर्फ पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। अब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो क्योंकि हमें ए वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकालना है। तो 8 टाइम्स ऑफ √8 अपॉन √ का 63। चाहे तो आप इसको रेशनलाइज कर दो फर्दर इस नीचे वाले को, या फिर इसके फैक्टर्स निकालिए और वहाँ से जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमारा आंसर रहेगा। स्टिल ये भी हमारा सही है, ये भी करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये वाली बात है कि कैसे हमें ब्रैकेट ओपन करना होता है और कैसे बेसिक सा वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है उसको अप्लाई करना है। और आखिरी पॉइंट कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, जिसका यूज़ करके हमने इन दोनों को कैंसिल करवाया। तो इसे नोट करो, इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे कहता है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दोनों का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करके देना है, यानी कि अगर मैं इसे लिखूँ सिम्बॉलिकली तो कुछ ऐसा हमें फाइंड करके देना है। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसने एक बात कही कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो गिवन वाली कंडीशन में हम ऐसा कह देते हैं कि ए इज इक्वल्स टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, वो कुछ भी आता रहेगा। एंड सच दैट एंगल बिटवीन दैम इज 60 डिग्री, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना है, 60 डिग्री का है। कुछ इस तरीके के वेक्टर हैं, उनके बीच में 60 डिग्री। और स्केलर प्रोडक्ट जो है वो है 1/2। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब वही डॉट प्रोडक्ट जो अभी भी हमने सीखा हुआ था। तो अगर यानी कि ए डॉट बी वाला अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस कितना लिखना पड़ेगा, 60 डिग्री। ए डॉट बी यानी स्केलर प्रोडक्ट कितना आएगा उसने बता दिया, कितना आएगा 1/2, तो ये होगा 1/2। ये दोनों की वैल्यू बराबर है तो दोनों की जगह पे मैं ए लिख देता हूँ, जो कि हो जाएगा इसका स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, इसको इधर भेजोगे। मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, और मैग्नीट्यूड ए वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव का 1। जैसा कि मैंने बताया हमेशा पॉजिटिव रहेगा, या फिर 0 या फिर पॉजिटिव। तो मैग्नीट्यूड ए इतना आ गया, तो मैग्नीट्यूड बी भी कितना आ गया, इतना ही आएगा। तो सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं, आपको ध्यान देना है कॉन्सेप्ट पे। जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसे नोट करो। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कहता है फाइंड करो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड। अब कंडीशन को बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं ए वेक्टर क्या है। ए वेक्टर कह रहा है यूनिट वेक्टर, तो डायरेक्ट कंक्लूजन ये है कि इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। हमसे पूछता है एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। इस ब्रैकेट को वैसे ही ओपन करो जैसे अभी अभी हमने ओपन करा था एक्स के साथ। तो एक्स डॉट एक्स प्लस का एक्स डॉट ए माइनस का ए डॉट एक्स माइनस का ए डॉट ए वेक्टर। अब ऊपर सिंबल मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ बट वो वेक्टर की ही है। अब देखना एक्स डॉट ए डॉट एक्स करूँ, दोनों की वैल्यू बराबर मिलेगी, जो भी मिलेगी बराबर आएगी, उसको हम कैंसिल कर देते हैं। एक्स डॉट एक्स अभी अभी हमने बताया था एंगल 0 रहेगा। मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे तो इसको लिखा जाएगा मैग्नीट्यूड एक्स डॉट इसका स्क्वायर। ए डॉट ए माइनस इसका भी कितना हो जाएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना 12। अभी अभी हमने देखा मैग्नीट्यूड कितना है, ए का 1 है, तो 1 रखूंगा उधर भेजूंगा 13 बन जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना 13, और अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो कितना होगा √ का 13 पॉजिटिव। ठीक हो गया, तो सिंपल से क्वेश्चन है, इसे नोट करो। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे कहता है 3 पॉइंट्स गिवन है और कोलिनियर है, ये चीज़ शो करो। अब ध्यान देना, यहाँ पे पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है, वेक्टर्स को कोलिनियर नहीं दिखाना। वेक्टर्स को कोलिनियर दिखाने की कंडीशन हमारे पास अलग थी। वहाँ पे हमारे पास a1 अपॉन b1 इज इक्वल्स टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू a3 अपॉन b3। अगर इन सब का रेशियो बराबर मिल रहा है तो वेक्टर्स कोलिनियर हो जाते थे, यानी कि पैरेलल होते थे। यहाँ पे वो वाली कंडीशन, यहाँ पे हमें पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना। अब पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाने के लिए अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूँ, वहाँ पे कैसे करते थे, 3 पॉइंट्स दे दिए, अगर मैं ये वाला सम प्लस ये वाला सम बराबर हो जाए इस पूरे सम के बराबर, तो यानी कि क्या होता था, कोलिनियर हो जाते थे। वही सेम चीज़ यहाँ पे लगानी है बट वेक्टर की फॉर्म में। तो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स रख दिए। अब मैं क्या करूँगा, पहले निकालूंगा ए बी वैक्टर, फिर निकाला जाएगा बी सी वैक्टर, फिर निकालेंगे ए सी वैक्टर, फिर इन सब का मैग्नीट्यूड अगर ए प्लस बी यानी कि ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड बराबर आ जाएगा ए सी के मैग्नीट्यूड के, तो ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है, तो वही सारी चीज़ें अप्लाई करनी है। अब देखो ए बी वैक्टर कैसे निकालेंगे, 2 - 1 आई कैप हो जाएगा, 1 मिलेगा, 6 - 2 प्लस का 4 जे कैप हो जाएगा, और 3 - 7 माइनस का 4 के कैप हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास ए बी वैक्टर। बी सी वैक्टर निकालते हैं, अगेन 3 - 2 आई कैप, 10 - 6 प्लस का 4 जे कैप, और -1 - 3 माइनस का 4 के कैप। आखिरी वाला यानी ए सी वैक्टर 3 - 1 2 आई कैप प्लस 10 - 2 8 जे कैप, -1 - 7 माइनस का 8 के कैप। इन सब का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि इसकी लेंथ कितनी आएगी, √1 का स्क्वायर प्लस 16 + 16 16 + 16 32, √ कितना हो जाएगा 33।
इसी तरीके से BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 + 16 + 16 ये भी मिलेगा अंडर रूट का 33। AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 * 4 8 8 64 माइनस का या फिर प्लस हो जाएगा 8 8 64 जो कि बन जाएगा अंडर रूट का 132। और 132 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर है 2 हमारे पास 2 बार आ रहा है, बाहर निकल जाएगा तो ये क्या दिखेगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 33। सिंपल है। तो इन दोनों को सम करूंगा तो कितना मिलेगा 2√33 मिलेगा। वही क्या मिल रहा है, ये चीज़ मिल रही है। यानी कि हमने क्या दिखा दिया, इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ इक्वल है AC के लेंथ के। तो यानी कि ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो वेक्टर की फॉर्म में हमें मैग्नीट्यूड निकाल कर ये चीज़ें शो करनी है, इस बात का ध्यान देना। पिछले वाले क्वेश्चन से ये डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे हमें पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो इसे नोट करो। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेता हूँ। तो इस टॉपिक से आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इफ़ A.A = 0 है, A.B 0 है, तो हमें बताना है B वेक्टर कैसा रहेगा या फिर उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आएंगे, जो भी आपको चीज़ें गिवन है वहाँ से कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करो उस A वेक्टर के बारे में। जैसे कि A.A = 0 है, मैं क्या करूँगा, इस पूरे का मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा। उससे भी पहले A.A है, उसे सॉल्व करो। A.A के लिए आप रखोगे मैग्नीट्यूड A कॉस कितना 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना 0 के चल ही रहा है। कॉस 0 1 हो जाता है। यहाँ से क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब A वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हमारे पास किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 आए, जैसा कि मैंने बताया या तो 0 रहेगा, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड या तो 0 रहेगा या फिर 0 से बड़ा रहेगा। अगर 0 मिलता है इसका मतलब वो वेक्टर कौन, A वेक्टर, वो क्या है, एक 0 वेक्टर है। क्योंकि 0 वेक्टर क्या रहेगा, कुछ इस फॉर्म का रहेगा, 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। फिर इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा अंडर रूट 0 + 0 का स्क्वायर रखेंगे, 0 मिलेगा एट लास्ट में। तो यानी कि ऐसा तभी पॉसिबल है, कैसा, मैग्नीट्यूड 0 आना, जब वो वेक्टर खुद 0 वेक्टर होगा, यानी कि कुछ इस तरीके की फॉर्म का होगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, यहाँ से यही कंक्लूजन निकला, A वेक्टर क्या है, 0 वेक्टर है। ठीक हो गया, ये पहला कंक्लूजन। दूसरी कंडीशन क्या है, A.B क्या है, 0 है और बीच में एंड लगा हुआ है, यानी कि दोनों कंडीशंस होनी सेटिस्फाई है, यानी कि ज़रूरी है। A.B इसमें भी लगा लो, मैग्नीट्यूड B कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री नहीं, यानी कि 0। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, A और B के बीच में क्या एंगल है वो हमें नहीं पता। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड B कॉस थीटा लिखना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं पता वो वैल्यूज़ क्या है। बट इतना कन्फर्म है कि A वेक्टर जो है वो एक 0 वेक्टर है। तो यानी कि अगर B वेक्टर मेरे पास ये है ना, B वेक्टर, ये कुछ भी हो जाए, एनी वेक्टर, चाहे ये 0 का हो, फिर चाहे ये नॉन 0 वेक्टर हो, या कैसा भी रहे, इनके बीच में एंगल कैसा भी हो, 0 हो 90 हो, कुछ बात का फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। क्योंकि A वेक्टर मेरे पास क्या है, 0 वेक्टर है। तो क्या मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ B वेक्टर के बारे में, क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि B क्या रहेगा, कोई भी वेक्टर रह सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे B वेक्टर इज एनी वेक्टर। हो सकता है शुरुआत में इस तरीके के क्वेश्चन में कंक्लूजन निकालने में दिक्कत आए, बट एक बारी दो बारी इस सेम क्वेश्चन को बार बार रिपीट करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि B एनी वेक्टर कैसे हो रहा है, क्योंकि A वेक्टर 0 हो गया। अदरवाइज सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसे नोट करो। इसके बाद मैं अगली एक्सरसाइज बताता हूँ जहाँ पे हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में सीखेंगे और फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको लेंगे। तो इसे नोट करिए, इसके बाद वही शुरू करते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट, जिसका कि नाम दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट भी है। यहाँ पे हमारे पास क्रॉस यानी कि इस तरीके का सिंबल यूज़ करा जाता है और जो वैल्यू हमें मिल रही होती है उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने पे वो अगेन एक वेक्टर मिल रहा होता है, जिस वजह से इस प्रोडक्ट का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। करना ये है, फॉर्मूला इस तरीके के है, A क्रॉस B अगर करना है तो मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B इंटू साइन थीटा और लगेगा n कैप। n कैप लगने की वजह से ही ये क्या हो रही है, एक वेक्टर क्वांटिटी बन रही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड और साइन थीटा ये सब कुछ तो न्यूमेरिकल वैल्यू ला के देंगे, रियल नंबर, उसके पीछे n वेक्टर है, जिस वजह से ये क्या बना रहा है, इसे कंप्लीट वेक्टर क्वांटिटी बनाएगा। थीटा अगेन 0 से लेकर पाई रहेगा। अब n कैप का क्या मतलब है, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना चाहिए कि A क्रॉस B जब भी हम करेंगे, ये रहा A ये रहा B, A क्रॉस B इसमें लग रहा होता है राइट हैंड थंब रूल। ये रखा मैंने A, ये क्रॉस B इस तरीके से, ये जो थंब बाहर की तरफ को निकल रहा है ये कौन है, ये है n वेक्टर, या फिर मैं कहूँ n कैप यानी कि यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर रहेगा इन दोनों A क्रॉस B पे। तो A क्रॉस B जब भी हम कर रहे होते हैं हमें एक तीसरा वेक्टर मिल रहा होता है जो कि उन दोनों के परपेंडिकुलर रहता है। इस बात का ध्यान रखना जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। अगर यहाँ पे हम B क्रॉस A कर रहे होते हैं, B क्रॉस A जस्ट उल्टा होता है। B क्रॉस A में क्या होता है, B यहाँ पे है
क्रॉस ए इस तरीके से करूंगा तो अब की बार जो थंब है मेरा वो क्या है, बोर्ड के अंदर की तरफ को घूम रहा है, यानी कि अंदर की साइड को जाएगा। परपेंडिकुलर तो है, एन कैप परपेंडिकुलर रहेगा, बट क्या रहेगा, अंदर की डायरेक्शन को जाएगा। और अभी क्या है, अभी यहाँ पे प्लेन फिगर है जिस वजह से लग नहीं रहा होगा, बट ये जो एन कैप है ये बाहर की तरफ को आने को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारी कंडीशंस है, जब भी हमारे पास बी क्रॉस ए लगेगा तो वहाँ पे जो भी एन कैप है वो अंदर की तरफ को जाएगा, तो वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मिल रही होती है। अभी देखेंगे उस चीज़ को। ए क्रॉस बी क्या रहेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी देगा, तो वही लिखा है ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर। ए क्रॉस बी जब भी जीरो के इक्वल आएगा तो यानी कि ए और बी के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो साइन जीरो क्या बना देता है, पूरे को 0 बनाता है, जिस वजह से 0 मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं ए और बी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, या फिर उसका दूसरा नाम क्या यूज़ किया जाता है, कोलिनियर। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सारी की सारी वैल्यूज 0 होंगी, क्योंकि इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, अगेन 0 डिग्री है। आई क्रॉस आई है ना, इसको ऐसे ओपन करोगे, मैग्नीट्यूड आई साइन 0 डिग्री, फिर एन कैप 0 डिग्री कितना तक बना देगा, पूरे को 0 बना देगा। जब भी ऐसा दिखे 0 लिखना है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, इसको बताने से पहले मैं ये कंडीशन बता देता हूँ कि ए क्रॉस बी निकाला कैसे जाता है। अगर मेरे पास एंगल वगैरह गिवन है तो तब तो निकालना आसान रहेगा, बट अगर नहीं गिवन है जैसे इस केस में, तो इस केस में हम इस तरीके से निकाल रहे होते हैं डिटर्मिनेंट का यूज़ करके। आई जे के लिखा 2 3 1 उसके कोफिशिएंट्स और 1 1 1 दूसरे वाले के, एक्सपेंड कर दिया किसके अकॉर्डिंग, रो 1 के, आई जे के कैप के। तो एक्सपेंड करना आपको आता है और यहाँ से हमें मिल गया ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जैसे ही मिला अगेन क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगर मैं कहता हूँ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो, यानी ऐसा सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, इस बात का ये मतलब है कि इस क्वांटिटी का हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना। तो ये जाएगा 4 + 1 + 1 जो कि बनेगा √6। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर लिखा है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाली वैल्यू को। ए क्रॉस बी निकालो, जो भी वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड। तो ये चीज़ है अपॉन ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये कहाँ से मिल रहा है, यहीं से मिल रहा है सब कुछ। क्यों मिल रहा है, साइन थीटा की जो वैल्यू है तभी तो मिलेगी जब हमारे पास यहाँ पे जो भी रहेगा एक रियल नंबर रहेगा, तभी हमारे पास एंगल निकल के आएगा। तो इन सभी का मैग्नीट्यूड कर दिया जाता है। तो एन कैप है, इसका भी मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता ही है। तो उसे अगर मैं लिखूँ या ना लिखूँ बात एक ही है। तो अगर लिख भी देंगे तो इसको इस तरीके से लिखेंगे और 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू कंप्लीट इतनी बनेगी। तो अगर आपसे एंगल पूछा जाता है तो हमें इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करना है। और ये वाली चीज़ कैसे निकालनी है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, जानते हैं। तो जहाँ पे भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट रहेगी वहाँ पे इस मेथड से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे होंगे। दूसरा है ए क्रॉस बी। जैसे कि मैंने कहा ए क्रॉस बी जब हम निकाल रहे हैं तो हमें एक यूनिट वेक्टर मिल रहा है जो परपेंडिकुलर है इसके, तो यानी कि बोर्ड के बाहर की तरफ को निकल रहा है। ठीक हो गया। और बी क्रॉस ए, जैसे कि मैंने बताया बी क्रॉस ए का क्या मतलब है, बी क्रॉस ए का मतलब यह है कि जो भी हमारे पास वेक्टर मिलेगा, यूनिट वेक्टर, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा वो अंदर की तरफ जाएगा। तो यानी कि वहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, एन कैप की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अभी क्या थी, डायरेक्शन बाहर की तरफ है, अब बी क्रॉस ए करने पे डायरेक्शन अंदर की तरफ जा रही है। जब भी डायरेक्शन उल्टी जाए तो यानी कि वहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव लग रहा होता है। तो इस वजह से ये माइनस का साइन आ जाता है। तो जब भी ए क्रॉस बी निकालोगे और बी क्रॉस ए निकालोगे, वो दोनों कम्यूटेटिव नहीं होते। स्केलर के, यानी कि जो अभी हमने करा था डॉट प्रोडक्ट, उस केस में हमारे पास कम्यूटेटिव थे, यानी ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर था। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या चीज़ें होंगी, ए क्रॉस बी इक्वल तो रहेगा, बट क्या, नेगेटिव टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए के। तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का यूज़ करना, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। आखिरी है ए और बी अगर एडजेसेंट साइड है किसी ट्रायंगल ए बी सी के, तो उसका फॉर्मूला है, सिंपल सा है, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब अभी मैंने बताया था, ए क्रॉस बी निकालो, वहाँ पे जो भी वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड, तो वो लाकर यहाँ पे रख देना है। दूसरा है अगर ए और बी, यही ए और बी एडजेसेंट साइड है किसके, पैरेललोग्राम के, तो उस केस में जो फॉर्मूला बनेगा वही सेम है, बस 2 हट जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इस तरीके से लिखा जाएगा। अब एक आखिरी चीज़ है, हमारे पास इस तरीके से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है आई कैप, ये है जे कैप और ये है के कैप। क्योंकि हमने आई क्रॉस आई देख लिया, जे क्रॉस जे देख लिया, के क्रॉस के देख लिया, बट ये नहीं देखा कि आई कैप क्रॉस जे कैप अगर करा जाए तो क्या मिलेगा। देखो आई क्रॉस जे के केस में ये जो सर्कल बनाया है मैंने एंटी क्लॉकवाइज, इस चीज़ को ध्यान रखना, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू रहेगा के बराबर। फिर और आगे अगर जे क्रॉस के निकाल रहे हैं, ये रहा जे क्रॉस के, तो आगे वाला यानी कि आई कैप मिलेगा। के क्रॉस आई अगर निकालेंगे, के क्रॉस आई, तो ये मिलेगा हमारे पास जे कैप। तो इस तरीके से इस चीज़ को ध्यान रखना। अब एक और आखिरी बात, अगर मैं इनको रिवर्स कर दूं, यानी कि जे कैप क्रॉस आई कैप निकालूं, तो ये मिलेगा नेगेटिव ऑफ के कैप, जो कि अभी हमने देखा था ए क्रॉस बी बराबर रहता है नेगेटिव टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए के। तो हम इनको अगर पलट रहे हैं तो जो वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव टाइम्स मिलेगी। वैसे ही के क्रॉस जे का मिलेगा माइनस ऑफ आई कैप और आई क्रॉस के का मिलेगा नेगेटिव ऑफ जे कैप।
तो ये सारी चीज़ें इसमें सीखने वाली थी। और ये वाली बात जो परपेंडिकुलर वाली बात है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी एक क्वेश्चन आने वाला है जहाँ पे इसी बात का यूज़ करके हम उसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड। इस चीज़ को नोट कर सकते हो एक ही पेज में। इसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करवाता। तो जितना भी कुछ हमने सीखा वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में वो सब कुछ अप्लाई करते हैं इन क्वेश्चंस में। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इफ ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर हमारे पास गिवन है। अभी अभी मैंने बताया था, सिंपल कुछ नहीं करना है, पहले निकाल लो ए क्रॉस बी निकालना आता है, हमें मिलेगा एक वेक्टर। इस वेक्टर का क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इस तरीके से लिखेंगे, इज इक्वल्स टू अंडर रूट 17 का स्क्वायर 289, 13 का स्क्वायर 169, 7 का स्क्वायर 49। सिंपल है, ऐड करोगे 507 मिलेगा। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से इसे कंप्लीट करना है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान देना। जैसे कि मैंने बोला था, जब भी मेरे पास परपेंडिकुलर वाली चीज़ें होंगी वेक्टर से रिलेटेड, तो वहाँ पे हम लगा रहे होंगे वेक्टर प्रोडक्ट, तो उसी चीज़ का हमें यूज़ करना है। यहाँ पे कहता है यूनिट वेक्टर फाइंड करो, परपेंडिकुलर जो रहेगा ईच ऑफ वेक्टर्स ए प्लस बी और ए माइनस बी के, और ए और बी हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन को अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसा है, मेरे पास है ए प्लस बी वेक्टर, सपोज दैट ये रहा। फिर मैंने ले लिया, मान लेते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, जो कि ये है। वो कहता है इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करके दो। ये दोनों वेक्टर हैं, इनके परपेंडिकुलर अगर मुझे एक यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी कि ऊपर की साइड को, इस बोर्ड के बाहर की तरफ को निकालना है, तो वो क्या रहेगा, इसको डिनोट कर देता हूँ एन कैप से, जैसा अभी अभी हमने देखा था। और वहाँ पर अगर मैं लगा रहा हूँ क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि ए प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए माइनस बी वेक्टर अगर मैं करूंगा, तो मुझे जो मिलेगा, जो भी मुझे मिलेगा, वो एक वेक्टर रहेगा, यूनिट वेक्टर, जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा। क्रॉस प्रोडक्ट में ये चीज़ हमने देखी हुई है, तो उसी लॉजिक का यहाँ पे यूज़ करना है। तो ए प्लस बी कर लेते हैं, पहले तो ये वेक्टर निकाल ले। ए प्लस बी करने पे हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ए माइनस बी वेक्टर करने पे कैंसिल हो जाएगा, तो जे से ये जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का जे कैप, और ये हो जाएगा माइनस का 2k कैप। अब इन दोनों का आप करिए क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए आई जे के कैप 2 3 4 0 -1 -2 ओपन कर दो आई जे के रिस्पेक्ट में, यानी कि पहली रो के अकॉर्डिंग। आई से ये हटेगा, ये हो जाएगा माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 4, माइनस का जे कैप माइनस का 4 और माइनस का 0 प्लस के कैप माइनस का 2 और माइनस का 0। यहाँ से वैल्यू बन जाएगी माइनस का 2i कैप माइनस माइनस प्लस 4j कैप, और ये हो जाएगा माइनस का 2k कैप। अब एक चीज़ का ध्यान देना, ये हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिली, ठीक है। ये एक ऐसा वेक्टर है जो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर जाएगा, ठीक हो गया, क्योंकि हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला हुआ है। बट एक चीज़ बताओ, क्या ये यूनिट वेक्टर है? नहीं। इसका मैग्नीट्यूड निकालो आप। इसका मैग्नीट्यूड रहेगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 16। तो कुछ इस तरीके से हमें मिल रहा है। बट उसने हमसे जो मांगा वो मांगा यूनिट वेक्टर, तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर में। यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है, उसी वेक्टर के साथ उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मैग्नीट्यूड ये रहा 16 प्लस 4 प्लस 4, ये है 8, 8 3 से कितना हो जाएगा, ये 24। तो अंडर रूट 24 हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा और इसको दोबारा से रीराइट करेंगे कि इस फॉर्म में 2 अपॉन अंडर रूट 24 आई कैप प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 24 जे कैप और माइनस का 2 अपॉन अंडर रूट 24 के कैप, तो ये निकलेगा यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर रहेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो कंप्लीट क्वेश्चन को ध्यान में रख के जो भी चीज़ें मांग रहा है उस चीज़ को चेक कर लेना, तो ये हमारे पास इसका आंसर निकलेगा। तो इसे नोट करो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है, देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है इफ़ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एंगल π/3 विद आई कैप, π/4 विद जे कैप एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद के कैप, देन फाइंड थीटा, और ए वेक्टर के कंपोनेंट्स भी फाइंड करके देने, यानी स्केलर कंपोनेंट। तो देखो मैंने यहाँ पे एक ए वेक्टर बना दिया। अब कहता है एक एक करके बात करते हैं वो आई कैप के साथ। अब आई कैप किस डायरेक्शन में होता है, एक्स एक्सिस के साथ होता है, तो उसके साथ π/3 बना रहा है। फिर जे कैप वाई डायरेक्शन में होता है, वो π/4 बना रहा है। और के कैप जो जेड एक्सिस के साथ होता है उसके साथ थीटा बना रहा है, कह रहा है। तो ये सब कुछ बना रहा है और हमें एंगल वगैरह फाइंड करके देने हैं। अब देखो यहाँ पे आप लगाओगे डायरेक्शन कोसाइन वाला फॉर्मूला, एल इज इक्वल्स टू क्या था, कॉस अल्फा, यानी अल्फा क्या होता है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल वो बना रहा होता है। यहाँ पे कितना बना रहा है, π/3, तो कॉस π/3 इज इक्वल्स टू वैल्यू निकाल लो 1/2।
m इज इक्वल टू कॉस बीटा होता है। बीटा कौन है यहाँ पे, π/4, यानी कि ए वेक्टर y एक्सिस के साथ, जे कैप बोला है तो यानी कि y एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, π/4, उसकी वैल्यू निकाल ली। n इज इक्वल टू कॉस गामा होता है, ये होता है z एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वहाँ पे एंगल कितना बोल रहा है, थीटा कह रहा है, तो इसकी वैल्यू नहीं गिवन है तो इसको ऐसे ही कॉस थीटा रहने देंगे। ये 1/2 कहाँ से मिल रहा है इसको अभी मैं बताता हूँ, तो कॉस थीटा रहने दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमें इस थीटा की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हमारे पास एक रिलेशन है कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर करेंगे तो वो हमें 1 देता है हमेशा, इनकी डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करा फिर उसका सम 1 आता है। तो वही वैल्यूज़ यहाँ पे रख दी, 1/4 ये हो गया 1/2, n स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ से n इज इक्वल टू मिला प्लस माइनस 1/2। अब देखो यहाँ से हमेशा जब भी आप वेक्टर के साथ डील कर रहे हो तो n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव की लेना 1/2। इसका भी रीज़न है क्योंकि जब हम 3D में जाते हैं वहाँ पे हम लाइन के साथ डील कर रहे होते हैं तो वहाँ पे n की दोनों वैल्यूज़ ली जाती है, बट वेक्टर के केस में ध्यान देना सिर्फ पहली वाली यानी कि पॉजिटिव। अगर हमारे पास बाकी सारी पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव, बाकी निगेटिव आ रही है तो नेगेटिव लेंगे। तो अभी फिलहाल सारी पॉजिटिव है तो यानी कि n इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है। अब देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 कब देता है, थीटा इज इक्वल टू π/3 पे देता है। तो यहाँ से हमारे पास जो एंगल मांग रहा था वो निकल गया, सिंपल सी चीज़ है। इसके बाद अगला देखते हैं, हेंस कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। अब ये जो ए वेक्टर है इसके कंपोनेंट क्या रहेंगे ये हमें फाइंड करके देना है, यानी ए वेक्टर की फॉर्म लिखनी है i j k की फॉर्म में। अब यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बताया था इसी वीडियो में कि अगर मेरे पास कोई यूनिट वेक्टर है और ये ए यूनिट वेक्टर है, उसने ऑलरेडी बोल दिया तो मैं ए कैप लगा लेता हूँ। अगर मेरे पास कोई भी यूनिट वेक्टर है उसके अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइंस पता है जो कि हमें मालूम है ये सारी आ रही हैं, तो वही क्या बन जाती हैं, उसके कंपोनेंट्स बन जाते हैं। या फिर अगर मेरे पास कंपोनेंट्स पड़े होते और मुझसे डायरेक्शन कोसाइन मांग रहा होता उस यूनिट वेक्टर के, तो वही मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस भी हो जाते। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकल चुके हैं, इन्हीं को यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप प्लस 1/2 k कैप। तो हर एक चीज़ जो भी मैंने आपको बताई है सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, जितना भी कॉन्सेप्ट है उसे अच्छे से रिवाइज करो और क्वेश्चन में अप्लाई करो, क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसे नोट करो, इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। तो आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूँ। यहाँ पे अगेन हमारे पास कुछ चीज़ें गिवन है और हमें कंक्लूड करवाना है कि ए और बी वेक्टर क्या हो सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें गिवन है वहाँ से जो भी कंक्लूजन निकल सकता है वो निकालते हैं। पहले तो a डॉट बी इज इक्वल टू कितना दिया है, 0 दिया है, तो यानी कि अगर इसका मैं डॉट प्रोडक्ट लगाऊंगा तो मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अब देखो यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन हो सकता है। ये पूरे तीनों चीज़ें कब 0 मिल रही होंगी, या तो ऐसा हो रहा होगा कि मैग्नीट्यूड a वेक्टर 0 होगा, या फिर मैग्नीट्यूड b वेक्टर इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर a परपेंडिकुलर रहेगा b के। डॉट प्रोडक्ट में ये होता है ना cos 90, अगर 90 हुआ तब भी ये 0 बन जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें हो सकती है। और अगर कंक्लूजन निकालूं, मैंने बताया था a वेक्टर अगर 0 है, मैग्नीट्यूड अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब a वेक्टर 0 होगा, या फिर मैं कह सकता हूँ कि b वेक्टर 0 होगा, या फिर मैं कह सकता हूँ अच्छा a परपेंडिकुलर रहेगा b के। इस केस में दोनों के दोनों क्या होंगे, नॉन जीरो वेक्टर्स होंगे। ठीक हो गया, इस केस में 0 हो सकते हैं। ठीक है, तो a डॉट बी इज इक्वल टू 0 है, तो ये 3 कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं। दूसरा वाला लेते हैं, a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। इसका आप अगर निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो कुछ इस तरीके से रहेगा, n कैप इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से ये 0 कब कब हो सकता है, n कैप ये तो 0 होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर हमें लेना था तो ये वैल्यू 1 देगा। ठीक है, इन तीनों की बात करते हैं। या तो अगेन मैग्नीट्यूड a 0 रहेगा, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर 0 रहेगा, या फिर साइन 0 कब देता है, थीटा इज इक्वल टू 0 पे। या फिर मैं कह सकता हूँ a वेक्टर पैरेलल रहेगा b वेक्टर के, या फिर मैं कोलिनियर भी कह सकता हूँ। यहाँ से और कंक्लूजन अगर निकाला जाए तो a वेक्टर 0, या फिर b वेक्टर 0, या फिर a पैरेलल रहेगा b वेक्टर के। ये तीनों कंक्लूजन निकल के आए। ये है मेरा अगेन नॉन जीरो का केस, यानी कि दोनों के दोनों वेक्टर 0 नहीं है, कुछ और हो सकता है। ठीक है, अब देखो दोनों वेक्टर एक ही टाइम पे ना ही परपेंडिकुलर और ना ही पैरेलल हो सकते, दोनों में से एक ना एक जरूर होंगे। बट उसने यहाँ पे एंड लगाया तो दोनों कंडीशंस फुलफिल करवानी है। तो दोनों कंडीशंस कब फुलफिल हो रही है, इन 2 केसेस में। यानी कि अगर a और b दोनों में से कोई भी एक वेक्टर 0 होगा तो वो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल कर रहा होगा। तो इसका मतलब हम क्या कंक्लूजन ला सकते हैं, हम कंक्लूजन ये ला सकते हैं कि आइदर a वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 और b वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें दोनों कंडीशंस फुलफिल करवानी है और दोनों सिर्फ इसी केस में हो रही है। तो ये हमारा कंक्लूजन रहेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। अब आपका काम शुरू होता है, आपने रिवीजन कर लिया, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए उनको अप्लाई करवा के दिखा दिया। अब आप एनसीईआरटी लीजिए, वहाँ पे जितने भी सॉल्व है अनसॉल्व है उनको करना शुरू करिए, आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। और वही क्वेश्चन लगभग हमसे पूछे जाते हैं और बेहद ही आसान क्वेश्चन रहते हैं।
तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिवीजन करते रहिए।